तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अभी नोट्स के बजाय मैं अपने नोट्स से, कुछ मेरे अलग नोट्स हैं वो मैंने बनाए थे, उनसे शुरू कर रहा हूँ। और वो अभी अपलोडेड नहीं है, तो मैं उनको अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पर। तो अभी के लिए आपको मैं जो पढ़ाऊंगा वो आप नोट करते जाइएगा। तो मैंने कभी बनाए थे एक बार, तो वो आपके साथ शेयर करा। जी, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं चाहता हूँ पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के उन कॉन्सेप्ट पर बात कर लें, उसके बाद फिर हम जो है रेगुलर इकोनॉमिक्स को, वो प्लानिंग, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, जो प्लानिंग के क्या क्या हुआ, वो सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो उसे खुद से भी कर सकते हैं। और मैं उसमें बेसिक आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा, परंतु फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको एक बार देख लें। तो हम शुरू करते हैं। मैं आपको ये बता रहा था लॉरेंस कर्व के बारे में। लॉरेंस कर्व की जो ये शुरुआत है, मैं ये इमेज निकाल लेता हूँ। लॉरेंस कर्व की जो शुरुआत है, मैक्स लॉरेंज ने 1905 में 1905 में ये फॉर्मूला दिया। और ऑब्जेक्टिव था इसका हाँ, हम लोग जैसे पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें जो मोटा मोटा बातें समझ में आ रही हैं। इकोनॉमिक्स में हम चाहते क्या है? व्हाट इज अवर बेसिक अप्रोच इन इकोनॉमिक्स? हम सब क्या चाहते हैं? ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इकोनॉमिक्स जो विषय है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है, इकोनॉमिक्स बाकी विषयों से क्यों अलग हो जाता है, क्यों अर्थशास्त्र बाकी सब्जेक्ट से अलग है? ये बात थोड़ा सा मैं इस पर एक सेकंड के लिए चर्चा करना चाहता हूँ कि जो हमारा अर्थशास्त्र है, जैसे बाकी विषय हैं या हमारी जैसी समझ है, हम काफी बार एक यूटोपियन सिस्टम में सोचने लग जाते हैं। हमें परफेक्ट वर्ल्ड में सोचने की कोशिश करते हैं जहाँ सब कुछ ठीक होगा, जहाँ जैसे हम लोग जैसे पॉवर्टी कैसे खत्म करनी चाहिए, पॉवर्टी कैसे खत्म हो सकती है? गरीबी है, गरीबी के रिसोर्स नीडनेस को पूरी करके, उनकी जरूरतों को पूरा करके। वो जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे? रिसोर्स को इक्वली बांट कर, रिसोर्सेस को इक्वली बांट कर, है ना? तो हम ऐसा कहते हैं कि रिसोर्स को इक्वली बांटना। बट अगर एक रैशनल तरीके से सोचा जाए, क्या रिसोर्स को इक्वल बांटना संभव है? प्रैक्टिकली सोचे तो आइडियली यस,
बिल्कुल सही बात है, रिसोर्सेज को इक्वली बटा होना चाहिए। पर प्रैक्टिकली सोचें तो रिसोर्स को इक्वली बांटना, हम इक्वल इक्वल सबको बराबर बराबर दे दें, वो संभव है? रिसोर्स रिसोर्स एलोकेशन होता कैसे है? आपकी आवाज कट रही है डियर। वॉइस कट रही। ओके, जिसको जितनी जरूरत है उतना दे सकते हैं। देगा कौन? व्हाट इज दिस देने वाला कॉन्सेप्ट? हु विल गिव एंड व्हाई ही विल गिव? जिनके पास सरप्लस हो और जिनके पास एकदम से नहीं हो तो वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड देन अगर मान लो मैं ये सवाल, दूसरा सवाल पूछूं तो व्हाई ही विल गिव? इसलिए कि उनके पास जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा उनके पास है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बिल्कुल नहीं है, तो ये एक आधार हो सकता है। अगर इंसान के बेसिक बिहेवियर को समझे तो क्या ये संभव है कि वो देगा? देना नहीं। चाहिए, ठीक है, मतलब एक परफेक्ट वर्ल्ड होता, यूटोपियन सोसाइटी होती। यूटोपिया का कंसेप्ट तो सबको पता होगा, व्हाट इज यूटोपिया? यस सर। ठीक है, इफ वी आर नॉट इनटू यूटोपियन वर्ल्ड, कैन वी एक्सपेक्ट, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि लोग जो है परफेक्ट होंगे और चीजों को परफेक्ट देंगे? भाई जैसा इंसान का व्यवहार है, हम व्यवहार को चेंज नहीं कर सकते, और ये व्यवहार कुदरत ने क्रिएट किया है हम। तो व्हाई ही विल गिव, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों के पास सरप्लस है, आज के समय में भी सरप्लस की कोई कमी नहीं है, पर आर पीपल गिविंग? आर दे गिविंग? हेलो हाँ, सर, हम उनको मतलब ऐसा एजुकेशन दे सकते हैं कि वो खुद रिसोर्स को मतलब ये कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, ऐसा एजुकेशन देना चाहेंगे हम। एजुकेशन देना इसका माध्यम हो सकता है। आदमी आज के टाइम में तो मतलब इंडिया में, और ये जितने भी सरप्लस वाले लोग हैं ना जिनकी ये बात कर रहे हैं, जिनके पास सरप्लस है, ये कौन सी कैटेगरी के लोग? आर दे एजुकेटेड पीपल और अनएजुकेटेड पीपल? जिनके पास सरप्लस है, जो जिसको भी आप किस को जानते हो जिसके पास सरप्लस है, जिसको आप मानते होगे भाई इनके पास बहुत पैसा है, दो चार नाम सोचो और ये बताओ। अंबानी, जो अडानी, एलन मस्क, ये सब एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड लोग हैं? एजुकेटेड हैं, पर उनसे भी बहुत ज्यादा लोग एजुकेटेड है। हाँ, तो मतलब बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी हो सकते हैं, मतलब जस्ट हम ये सोचे कि एजुकेशन विल ब्रिंग दिस चेंज, इट इज लिटिल डिफिकल्ट, इट इज लिटिल डिफिकल्ट। हमारी इकोनॉमिक्स में, और बाकी इकोनॉमिक्स इज आल्सो वन ऑफ द सोशल साइंस, यू एग्री और यू डोंट एग्री? यस सर। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, नाउ विल यू एग्री विद मी? विज्ञान है, यस सर, यस सर, विज्ञान है, आप मेरे से सहमत है? आप मुझसे सहमत है यस कि सर, सोशल साइंस है? हाँ सर। यस दोनों कैसे हो सकता है? इधर इट इज अ साइंस और अ सोशल साइंस, और इज इट पॉसिबल कोई ऐसा विषय बताइए जो सोशल साइंस भी हो और साइंस भी हो? ये तो ऐसा नहीं होता था कि सब्जेक्ट्स आर ईदर साइंस और दे आर नॉन साइंस, ऐसा ही तो होता है। भाई आप आर्ट्स, जिसको हम आर्ट्स बोलते हैं, सोशल साइंस आर व्हाट? आर्ट्स। जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं वो साइंस नहीं होते, जो साइंस वाले सब्जेक्ट होते हैं वो आर्ट्स नहीं होते। सोशल साइंस कहना ज्यादा उचित रहेगा। सोशल साइंस कहना ज्यादा उचित रहेगा? नहीं, पर कई ऐसी चीजें हैं जो इसमें बड़े वैज्ञानिक तरीके से, हम ये जितनी चीजें पढ़ रहे हैं, लॉरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट, ज्यादातर चीजें साइंटिफिक लगती है। हर चीज पर डाटा कलेक्ट किया जाता है, उस डाटा को एग्जामिन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है।
ऐसा भी नहीं है, जैसे सोशल साइंस की तरह नहीं है, काफी हद तक अंतर है इसमें भी। हम जैसे साइंस की एक बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है ना, कार्य कारण का सीधा सिद्धांत होता है, कार्य कारण के सिद्धांत को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे कुछ फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उन फैक्ट्स के बेसिस पे कंक्लूजन निकालते हैं। जैसा उल्टा करते हैं कभी कभी, कि हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, उसके कारण को समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं, जब देखते हैं कि हाँ ये ठीक है, ऐसा ही होता है, देन वी से साइंस। हमारा जो ग्रेविटी का नियम है या कोई भी नियम है, वो क्या है, हमने एक सिद्धांत दिया, उसके बाद में चेक किया कि नहीं नहीं ऐसा होता है, नहीं होता, हाँ ऐसा ही होता है, कहीं भी जाए ऐसा ही होता है, देन इट इज साइंस। इकोनॉमिक्स हमारा एक ऐसा विषय है जो जो जिसको हम बोलते हैं क्वाजी साइंस, मीन्स हाफ साइंस। इट इज नॉट फुल साइंस, इट इज नॉट फुल सोशल साइंस, ठीक है। ये पूरी तरीके से केवल मतलब जो सामाजिक विचार है, जैसे फिलॉसफी है, उसमें हम आइडियाज देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा भी नहीं है, ठीक है। ये पूरी तरह से साइंस भी नहीं है जहां हम एकदम से ये कहें कि एक इकोनॉमिक थ्योरी दी गई। ज्यादातर इकोनॉमिक थ्योरीज की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो इकोनॉमिस्ट हैं, अगर ये कहा जाए दे आर, मतलब अगर सबसे ज्यादा कुछ फेल होता है दुनिया में आज के समय में, तो क्या फेल होता है, इकोनॉमिक थ्योरी सबसे ज्यादा फेल होती है। जितनी इकोनॉमिक थ्योरी दी जाती है सबसे ज्यादा फेल होती है। स्टिल इकोनॉमिस्ट आर इन मोस्ट डिमांड। अगर सोशल साइंस के सब्जेक्टों की तरफ देखोगे तो इकोनॉमिस्ट की सबसे ज्यादा मांग भी होती है। तो ये इसका पैराडॉक्स है कि मतलब इकोनॉमिक्स की सारी थ्योरी ऐसी हैं, सब फ्लैट हो जाती हैं, सब कुछ 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 उल्टी होती है, परंतु उसके बाद भी इकोनॉमिक्स की सबसे आवश्यकता रहती है। इकोनॉमिक्स को हम एक क्वाजी साइंस या हाफ साइंस भी बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स में अच्छी चीज क्या है, व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट इकोनॉमिक्स इज इट इज गोइंग टुवर्ड रैशनैलिटी, इट्स अ रैशनल सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हम यहाँ रैशनैलिटी, जैसे स्पिरिचुअलिटी को कोई कह सकता है, जबकि मैं मानता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को या फिलोसफी के भी अपने आयाम होते हैं, बट ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के को लोग चैलेंज कर सकते हैं, रिलीजन को चैलेंज किया जा सकता है, बट इट इज अ रैशनल सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स रैशनैलिटी पर, तर्क पर आधारित होता है, ठीक है। यहाँ तर्क पर हम काम करते हैं, हम आइडियलिज्म में काम नहीं करते। जैसे मैंने खुद कहा कि भाई हु विल गिव, हम इकोनॉमिक्स में ये बिलीव नहीं करते, हम इकोनॉमिक्स में इक्वालिटी के लिए ये नहीं करते, हम इकोनॉमिक्स में इक्वालिटी के लिए कुछ ऐसी अलग चीजें करने की कोशिश करते हैं जो ज्यादा तर्कपूर्ण हो, जो ज्यादा इफेक्टिव हो। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिया था पाई के बढ़ाने का। हम जब तक पाई के साइज पर लड़ते रहेंगे कि ये पाई में सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, जब भी हमने जैसे इक्वालिटी की बात की, तब तक ये बड़ा मुश्किल होगा कि हम पाई मतलब ये पाई, क्योंकि जिसके पास पाई है, जिसके पास आज जिसने पाई पर कब्जा कर रखा है, इसकी संभावना बहुत कम है कि वो किसी और के साथ शेयर करेगा। परंतु अगर हमें ये पाई को, इसका साइज अगर हम बढ़ा सके, जैसे जैसे ये पाई बढ़ेगा, लोगों के पास रिलेटिव शेयर बढ़ेगा, रिलेटिव हिस्सा उनका बढ़ता है। तो ये एक तथ्य है कि हाँ, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ता है, आज मतलब हम क्रिटिकल भी हो सकते हैं, दूसरी तरफ ये भी देख सकते हैं कि भाई आज हमारे बहुत लोगों के पास, जहाँ लोगों के पास, हमारे पास बेसिक नागरिक सुविधाएं नहीं थी, जैसे आज वाटर, काफी जगह पर इवन गांव देहात में भी पानी की सुविधा लोगों को मिली है, बिजली की सुविधा भी, ठीक है, उनके पास उसे खरीदने की क्षमता बहुत सीमित हो सकती है, बट यस, इलेक्ट्रिसिटी इज रीचिंग टू द पीपल। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, आज अगर मोबाइल की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो इट इज रीचिंग देम। बहुत गांव देहात के लोग भी आज देखे तो व्हाट्सएप बना बना के, वीडियो बना बना के, अजीब अजीब वीडियो बना बना के शेयर करते हैं,
ठीक है, बहुत सारे मतलब फनी वीडियोस जो आते हैं वो गांव देहात से भी आते हैं। इट्स नॉट दैट कि वो शहर से पढ़े लिखे लोग हों या जिन जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनकी तरफ से आते हैं, वहां से भी आते हैं। तो यस, टेलीकम्युनिकेशन हैज some degree of education, though everything will is they need betterment। पानी पानी है उपलब्ध पर साफ नहीं है, बिजली है पर आती नहीं है, या आती है तो खरीदने की क्षमता नहीं है, इंटरनेट है पर उसका कोई उपयोग नहीं है, एजुकेशन है पर वो किसी काम की नहीं है। ये सब समस्याएं हैं। पर अगर आज से 40-50 साल पहले आप चले जाओगे तो भारत में बहुत सारे हिस्सों में पानी इनएक्सेसिबल था। पानी लेने के लिए दूर दूर से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर सामान्य गांवों में भी जाना होता था। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। टेलीकम्युनिकेशन, ये मैं अपनी याददाश्त से ही बता रहा हूँ, और एजुकेशन के माध्यम भी रिलेटिवली कम थे। तो निश्चित रूप से ये पाई बढ़ा है, पर जितना पाई बढ़ने से बेनिफिट होना चाहिए तो उतना हुआ भी नहीं है, ये भी एक दूसरा फैक्ट है। परंतु जो हमारा इकोनॉमिक्स विषय है, जो अर्थशास्त्र विषय है, वो हमें यही अचीव करने के तर्कपूर्ण तरीके देता है कि कैसे हम ऐसी चीज कर सकते हैं जो संभव हो, प्रैक्टिकल हो, है ना। वी आर नॉट टॉकिंग इकोनॉमिक्स में हम हवा में बात नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं करते हैं जो हमें लगता है कि हो ही नहीं सकती परंतु उसे करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था को की समझ है। ये जो मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डिफरेंट इकोनॉमिक थॉट भी है। इसी कड़ी में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, कि जो हमारा जो समाज है उसके अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ठीक है, कैसा होता है, ठीक है। इसको डिपिक्ट किया हमारे ये मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में। उद्देश्य था कि हम इनइक्वालिटी को एनालाइज करें। अगर हमें इनइक्वालिटी जाननी है, समाज में गैर बराबरी जाननी है, आर्थिक गैर बराबरी को समझना है, तो हमें लॉरेंज कर्व, ठीक है, लॉरेंज कर्व को देखना होगा। वो हमें बता सकता है कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और ये लॉरेंज कर्व क्या कहता है कि अगर ये लाइन होगी, ठीक है, ये लाइन, दिस इज लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। अगर हमारे समाज में एक तरफ पॉपुलेशन और एक तरफ इनकम को ड्रॉ करें तो ये एक परफेक्ट लाइन वो होगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन के साथ साथ ये हमारी परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन होगी। परंतु ये परफेक्ट होता नहीं है, जैसा अभी हमने बात किया। और कितनी इनइक्वालिटी है उसको नापने के लिए क्या कर सकते हैं, जितना जितना ये ग्राफ ऐसा होगा, जितना ये ग्राफ इधर की इस लाइन से दूर जाएगा, इट विल सजेस्ट दैट देयर इज इनइक्वालिटी इन दिस सोसाइटी। इनकम इक्वालिटी नहीं है। जैसे जैसे ये कर्व इधर की तरफ से जाएगा, आदर्श तरीके से इस कर्व को कैसा होना चाहिए, इस कर्व को एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। पर ये स्ट्रेट लाइन होके ये इस तरफ, ये जो ऐसा होता है, और जितनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी ये ऐसा होता जाएगा। ये मेरा जो है ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा है, पर आप इसे समझ लीजिएगा ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये कहलाता है हमारा लॉरेंज कर्व। अगला जो हम इससे रिलेटेड टर्म है वो है गिनी कोफिशिएंट, ठीक है, गिनी
कोएफिशिएंट, इसे याद कर लीजिए। तो जैसे हम लॉरेंज कर्व को इनकम इनइक्वालिटी को देखने के लिए कर्व फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में देखते हैं, ग्राफ के माध्यम से देखते हैं, अगर मैं उसे एक नंबर के माध्यम से देखना चाहूं, ठीक है, तो मुझे जो है वो गिनी कोएफिशिएंट, ये एक नंबर है, एक वैल्यू है, इसके माध्यम से मैं इस को देख सकता हूं, ये कहलाता है गिनी कोएफिशिएंट। ठीक है, ये नंबर हमें बताता है कि हमारी सोसाइटी में जो है इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा या कम है। इसके बाद अगला जो टर्म, ये सारे हम अभी उस दिन भी मैं बात कर रहा था, लॉरेंज कर्व, गिनी कोएफिशिएंट, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है, लॉरेंज कर्व, जैसे हमने, ये दोनों यूज किए जाते हैं इनइक्वालिटी को। लॉरेंज कर्व एक ग्राफिकल फॉर्म में और गिनी कोएफिशिएंट एक न्यूमेरिकल फॉर्म में, एक नंबर के फॉर्म में हम ये देखते हैं कि इक्वालिटी और या इनइक्वालिटी कितनी है सोसाइटी के अंदर में। अगला है लाफर्स कर्व। लाफर्स कर्व, इसकी बात हमने अपनी क्लास में पहले भी की है कि जो टैक्स टोटल कलेक्टेड होता है, जितना पैसा इकट्ठा किया जाता है और जो टैक्स रेट होता है, उसके बीच में क्या संबंध होता है। तो हम इस पर ही बात कर सकते हैं, अगर टैक्स रेट कम होगा तो टैक्स कितना मिलेगा, अधिक मिलेगा। मानते हैं ये हमारा सर टैक्स ज्यादा मिलेगा। टैक्स रेट कम होगा तो टैक्स ज्यादा मिलेगा, कैसे? टोटल टैक्स, सर रेट कम हो जाएगा तो लोग इवेड नहीं करेंगे, वो लोग देंगे। तो रेट भी तो कम है, पर ये भी तो ध्यान रखो। अगर हमारा टैक्स रेट, ये टैक्स रेट है इस लाइन में, ये वाई एक्सिस पर हमारा टैक्स रेट है, मतलब इधर टैक्स बढ़ रहा है, यहाँ 0% टैक्स है, यहाँ 10% टैक्स है, %30, 40%, 50, 60, 70, 80, 90, 100। हाँ, अब ये और यहाँ पर अमाउंट है, इधर ये नंबर में ये बढ़ रहा है, 10% टैक्स रेट रखना चाहिए, 20%, 30%, 40%, कितना टैक्स रेट रहना चाहिए, और इधर आ रहा है कि टोटल अमाउंट कलेक्टेड, हमें पैसा कितना मिल जाएगा। ठीक, आप टैक्सेशन ऑफिसर हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो आपका उद्देश्य, आपको सरकार चलाने के लिए टैक्स की जरूरत है, लोग पैसा देंगे तभी तो सरकार चलाएंगे। अब आपके सामने एक बड़ा सवाल ये हो सकता है कि आप कितना टैक्स का रेट रखें, 10% टैक्स का रेट रखें, 20% रखें, 30% रखें। तो यदि आपको टैक्स, मैं आपको बोलूं कि टैक्स रेट कम है, टैक्स रेट 10% है, तो क्या होगा? लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे सर टैक्स देने में। लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे टैक्स देने में, परंतु तो पार्टिसिपेट इन द सेंस वो क्राइटेरिया में आ जाएंगे मोस्ट ऑफ देम, जो पॉपुलेशन। हमारे पास टोटल 1000 रुपए का हमारा जीडीपी है, हमने 10 रुपया टैक्स लगाया, ठीक है, तो मुझे टैक्स इतना मिल जाएगा, 100 रुपए, 1000 रुपए नहीं, 1000 नहीं है, 100, इसको 100 कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो 10% टैक्स रेट रखा, टोटल जीडीपी 100 रुपया, 1000 था, तो मुझे 100 रुपए टैक्स मिल गया। ठीक है, अब मैं 20% टैक्स करूंगा, 1000 को 20,000 का 20%, तो कितना हो जाएगा 1000 का 20%? 200 200 रुपए। 30% 300 300। अब मान लीजिए हमने 10% का टैक्स दिया, मैंने टैक्स को 20% बढ़ा दिया,
तो ये यहाँ आ जाना चाहिए 20, मैं 30% कर देता हूँ टैक्स, तो यहाँ आ जाना चाहिए। और ये सब तब हो पाएगा जब 100% कंप्लायंस हो। ठीक है, जैसे जैसे टैक्स रेट ऊपर बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा टोटल अमाउंट टैक्स जो मुझे प्राप्त होगा वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि 10 का 1000 का अगर मैं यहाँ 100% कर दूंगा तो इट विल बी 1000 रुपया। तो अगर सोसाइटी 100% कंप्लायंट होगी, कंप्लायंट का मतलब नियमों को मानने वाली होगी, सोसाइटी नियम सभी मानती है, तो वो क्या करेगी, वो जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे टैक्स का अमाउंट आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, पर रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा होगा? नो सर। क्या होगा? टैक्स ज्यादा बढ़ेगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। टैक्स ज्यादा बढ़ेगा तो लोग चोरी टैक्स की करने लगेंगे या जो सर यस सर, इवेट करने लगेंगे। जीडीपी को भी प्रभावित कर सकता है, हो सकता है लोगों के बीच में जीडीपी भी कम हो जाए, पर अभी हम उस एंगल को छोड़ दे रहे हैं, ये मान रहे हैं कि जीडीपी पे प्रभावित नहीं कर रहा, परंतु हम ये मान रहे हैं कि जैसे आपने 10% टैक्स लगाया, लोग कहेंगे चलो ठीक है ज्यादा टैक्स नहीं है दे दो। ये जो एक्चुअल ग्राफ हमारा आएगा वो ऐसा आएगा। जो आना ये चाहिए था, पर शुरुआत में आएगा। शुरुआत में ज्यादातर लोग कंप्लाइंट होंगे जब आपने 10% रखा, जब 20% रखा। 10-20% को भूल जाइएगा। जैसे जैसे रेट, अगर मान लीजिए बहुत मामूली कर है, किसी चीज पे बहुत मामूली टैक्स है, तो आप उसे चोरी नहीं करना चाहते हैं, अच्छा ठीक है इतने पैसे देने, कोई बात नहीं दे दो दे दो, कोई कौन सरकार के झंझट में पड़ेगा। मान लीजिए जैसे इसकी बात करते हैं, चालान की बात करते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, सरकार ने चालान कर रखा है, 50 रुपये चालान का रेट है, ठीक है, और लोगों के पास ठीक ठीक आमदनी है, तो लोग क्या करेंगे, 50 रुपए के लिए भागेंगे इधर उधर? नहीं भागेंगे, है ना। अगर मान लो 50 रुपये चालान है और आप रेड लाइट जंप करते हुए पकड़े गए, तो आप कहेंगे अरे यार ठीक है पुलिस वाले ने पकड़ लिया, चलो 50 रुपये दे दो इसको, कोई बात नहीं। अब उन्होंने ये 500 रुपये कर दिया, आप जो है कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि यार किसी तरह बच जाए, किसी का रेफरेंस देंगे, कुछ और देंगे। अगर मान लो सरकार से 5000 रुपया कर दे, तब आपकी हालत पतली हो जाएगी, और इसको अगर और बढ़ा देगी तो या तो आप वो करोगे नहीं क्राइम, और नहीं तो फिर अगर आपने कर दिया तो किसी न किसी तरह से, चाहे उस पुलिस वाले को ऊपर से ही गाड़ी निकालनी पड़े, तो आप कोशिश करोगे यार निकल जाऊंगी यहाँ से, एक बार मैं 50,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। ठीक है, मैं मर जाऊंगा, तो आदमी जब ये कहता है ना कि मैं मर रहा तो मर जाऊंगा, तो उसके अंदर एक विचार भी आता है, करे हम जब मर ही रहे हैं तो ठीक है, कुछ भी एक्सट्रीम स्टेप उठा सकता है। हमें इसीलिए इंग्लिश में कहावत भी है, कॉर्नर करना किसी को। आप अगर जैसे बिल्ली है, कोई जानवर है, जानवर नॉर्मली इंसान से नहीं अटकना चाहते अगर वो कोई परेशानी ना हो, परंतु अगर आप किसी एनिमल को कॉर्नर कर देंगे, बाध्य कर देंगे, किसी भी आदमी को, शरीफ से शरीफ आदमी को, नॉन एग्रेसिव एनिमल्स को भी अगर आप कॉर्नर करेंगे, ऐसा कर देंगे कि उन्हें लगेगा कि नहीं अब हमारे पास होपलेस कर देंगे, तो दे में अटैक। तो सेम चीज हमारे यहाँ पर भी है कि जैसे जैसे टैक्स का रेट बढ़ते जाएगा, शुरू में 10% था, लोग कहेंगे दे देते कोई बात नहीं, जब 20% कर दिया तो कुछ लोग थे वो कहे कि यार हम कहाँ नहीं देते। अब वो थोड़े चालाक टाइप के लोग हैं, ज्यादातर लोग शरीफ हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है हम तो दे देंगे। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हम तो बचाएंगे। जैसे जैसे ये बढ़ गया और तैसे तैसे फिर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, और ज्यादा लोग इस तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। देखिए ये गैप बढ़ता जा रहा है, यानी कि टैक्स पे करने वालों का गैप बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ
जो अमाउंट आपका कलेक्ट हो रहा है एक समय में, हम यहाँ देख रहे हैं एक प्लेटू की स्थिति आ गई। आपने टैक्स 40 से 60% कर दिया, 50 से 60% कर दिया। टैक्स में बढ़ोतरी देखिए मामूली, कुछ भी बढ़ोतरी नहीं है। आपने टैक्स रेट 70% या उससे आगे बढ़ाया तो वो और ज्यादा कम हो गया। जैसे जैसे आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग बिल्कुल ही टैक्स देने पर को तैयार नहीं है। वो उसके लिए चाहे किसी भी एक्सटेंट तक जाना पड़े वो करने को तैयार है। जैसे भारत में भी है कि भाई जब आप लगान इतना ज्यादा बढ़ा दोगे 50-60%, 70% अगर लोग किसानों से लोगे लोन लगान अगर, तो क्या करेंगे किसान? अगर हम किसान से 50%, सर वो नहीं चुकाएंगे। हाँ वो खेती करना भी शायद बंद कर दे, खेती करना भी छोड़ देंगे वो। है ना, खेती Yes, करना ही sir. छोड़ देंगे। वो कहेंगे कि भाई खेती क्यों करनी है जब कुछ बचना ही नहीं है, हम किसी को फायदा ही नहीं है तो क्यों करें। क्यों करें। तो ये एक बेसिक रैशनल डेवलप होता है इंसान के अंदर में, और इसी रैशनल को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं लाफर्स कर्व। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं सर, जैसे जो ज्यादा कमाते हैं उनका टैक्स थोड़ा कम कर दिया जाए, जो लोग कम कमा रहे हैं उनका टैक्स थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो ऐसा जो हो ज्यादा सकता है कमा क्या? रहे हैं उनका कम कर दिया जाए और जो कम कमा रहे हैं उनका बढ़ा दिया जाए? कैसे यार, क्यों ऐसा हाँ, क्यों करना चाह रहे हो? उल्टा क्यों करना चाह रहे ऐसा हो? इसलिए मतलब तुम कह रहे हो गरीब आदमी ऐसा को सर टैक्स इसलिए ज्यादा क्योंकि जो लगना ज्यादा चाहिए। भाई उल्टा बोल रहे हैं आप। नहीं, मैं सर उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ गरीब जो मानक में नहीं आता वो तो अलग है, लेकिन जो मानक में आते हैं, जैसे कम कमा रहे हैं, 10 आप कल बात कर रहे थे, आपने जो बताया था कल, आप तो अगर कोई 10 लाख कमा रहा है तो हाँ, हाँ। कमाने की चेष्टा ज्यादा करेगा ना सर, कि हमें टैक्स कम भरना पड़ेगा अगर हम ज्यादा कमाएंगे। तो ये कहाँ तक सही है, सही है या नहीं है? नहीं, सही को देखो, हमारे इसमें कोई भी चीज, साइंस में कोई भी चीज सही और गलत नहीं होती, उसे आपको करना होता है कि क्या इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। इट्स आइडिया, नो आइडिया कैन बी रिजेक्टेड, शुड बी रिजेक्टेड, नो आइडिया शुड बी रिजेक्टेड। इट्स एन गुड थॉट, बट लेट्स थिंक ओवर इट। सोच के देखो, बताओ अगर हम ऐसा करें कि गरीब आदमी पर टैक्स ज्यादा लगा दें, ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस आदमी को ज्यादा टैक्स, हमने एक हद तक, मतलब दो संभावनाएं हैं, और आपकी संभावनाओं में मैं चलूं तो, कि हम एक आदमी है, इनकम कैटेगरी बना लेते हैं 0 से 5 लाख, आज के समय के जो स्लैब्स हैं, है ना, उसी पर रखते हैं 5 से 10 लाख, यस सर, ठीक है, और 10 से 15 लाख। हम इसे लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं, कोई भी आइडिया सही और गलत हो सकता है। आज के समय में 0 से 5 लाख पर कोई परसेंट टैक्स नहीं है, और हम ये मान रहे हैं 0% टैक्स Yes, से sir. लेते हैं, कोई टैक्स नहीं लेते। 5 से 10 लाख वाले से 10% टैक्स लेते हैं, और 10 से 15 साल वाले लाख वाले पर 20% टैक्स लेते हैं, ठीक है। अब आप ये प्रपोज Yes, sir. करें कि इसको उल्टा कर दो सर, है ना, दिस इज व्हाट यू वांट, कि इससे तो 20% लेते हैं यस, और इससे 10% टैक्स लेना शुरू कर देते हैं, ठीक। दिस इज, यही हाइपोथेसिस है ना हमारे पास, ये वाला हाइपोथेसिस है। इट्स एन Yes, sir. इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस, बट इसमें शायद मुझे जो चैलेंज लग रहा है कि आप इसे एक तरफ देख रहे हैं, हाँ, कि दिस इज एन इंड्यूसमेंट, यार मैं अपनी इनकम को बढ़ाऊं। निश्चित रूप से इट इज एन इंड्यूसमेंट, कि अगर मैं 10 लाख से पैसा ज्यादा कमा लूंगा तो मुझे जो है टैक्स कम देना पड़ेगा। Yes, जैसे sir. कि, है ना, जैसा क्या होता है, बहुत सारी ये जो स्कीम वगैरह होती हैं, जो इंसेंटिव स्कीम है, यू आर बेसिकली प्रपोजिंग एन इंसेंटिव स्कीम, Yes, sir. है ना, कि भाई Yes, जैसे sir. होता है ना कि आप इतना मटेरियल बेच दो, जैसे सेल्स वालों को टारगेट दिया जाता है, सेल्स में अगर कोई काम कर चुका होगा तो उसे पता होगा कि उनको टारगेट दिया जाता है कि भैया आपको 100 रुपए का सेल करना है। अगर आपने 100 रुपए का सेल किया, अगर 100 का सेल किया तो आपको 10 रुपए मिलेंगे, और अगर आपने 150 का सेल कर दिया, मतलब उससे ब्रीच किया,
तो आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। यहाँ हम एक इंसेंटिव दे रहे हैं कि अगर आप 5 से 10 लाख के ब्रैकेट में हैं और अगर आपको टैक्स 20 देना है, हम आपको 10% का टैक्स दे रहे हैं। बट इसमें एक डिसइंसेंटिव भी है। इसमें दूसरा जो है, ये नजरिए पे है, ये होगा, इसमें इस बात की भी संभावना है कि लोग इसे एक डिसइंसेंटिव के तौर पर ले लें। आप इंसेंटिव दे रहे हो उसको एक, कि भाई अगर तुम अपनी इनकम को बढ़ा दोगे तो इट इज एन इंसेंटिव, बट देन इट इज अ डिसइंसेंटिव ऑल्सो। कि वो अगर कहेगा कि यार मैं यहाँ, मेरे को मान लो कोई आदमी मान लो 9,50,000 रुपये कमा रहा है, तो हो सकता है वो कहे यार थोड़ी सी और मेहनत कर लूँ, अगर 10 लाख पहुंचा दूंगा तो 20 हो जाएगा। पर अगर कोई आदमी 6 लाख या 7 लाख या शायद 8 लाख पर भी होगा, तो वो कहेगा यार क्यों इतनी मेहनत करनी है इसके लिए 20%। क्योंकि इसके केस में क्या होगा, मान लो 6 लाख रुपया कोई कमा रहा है, 6 लाख का 20% कितना होता है? 1,20,000 यस सर। ना। तो इसको नेट इनकम कितनी मिलेगी? 4,80,000। 4,80,000। अब अगर ये यहाँ होता, मान लो कि 5 लाख रुपए कमा रहा होता, तब इसे 0 टैक्स देना पड़ता। इसने 6 लाख रुपए कमाए, इसलिए इसको 4,80,000 मिल रहे हैं। यस सर। आदमी ने, बेचारे ने मेहनत भी ज्यादा की और उसको पैसे भी आपने कम कर दिए, उससे 20% टैक्स ले लिया। तो इसमें ये फ्लॉ मुझे दिखाई देता है, जो सीरियस फ्लॉ है, क्योंकि लोग इस चीज को नहीं देखेंगे कि 9.5 लाख से 10 लाख पे चले जाए। तो इसमें क्या है कि एक बड़ा डिसइंसेंटिव छुपा हुआ है। अगर कोई आदमी 7 लाख रुपया कमाएगा तो उसके हाथ में 7 लाख रुपए कमाने के बाद 5,40,000 रुपया या 5,60,000 रुपया आएगा, जबकि Yes, यदि वो 5 ही लाख रुपए तक कमाए तो उसे पूरे का पूरा 5 लाख, मतलब वो 2 लाख रुपए के लिए मेहनत कर रहा है, परंतु उसके हाथ में नेट रह जाएगा 40,000 रुपया, उसे 1,40,000 का नुकसान हो जाएगा। तो जो एक प्रकार का डिसइंसेंटिव है, तो यहाँ जो ये डिसइंसेंटिव है वो हमारी स्कीम को फेल कर देगा। अगर इसका कोई और वर्जन सोचा जा सके जिसमें उसे हर लेवल पर इसमें इंसेंटिव दिखना चाहिए कि हाँ मुझे इसमें ये फायदा होगा, तो ये एक ज्यादा बेटर वो हो सकता है। बट या मतलब इट वाज अ इंटरेस्टिंग आइडिया टू थिंक ओवर। ठीक है, जो भी ये विचार था, किसका विचार था ये? मेरा नाम वीर सिंह है सर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया वीर सिंह जी। ठीक है, वी शुड थिंक मोर क्रिएटिवली, दिस इज क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी की ये बात याद रखिएगा कि क्रिएटिविटी ज्यादातर बार फेल होती है। ठीक है, हम एडिसन का उदाहरण इसमें बहुत बार देते हैं, सभी लोग देते हैं, पर ये लगभग सभी साइंटिस्टों के बारे में दिया जा सकता है कि एडिसन ने जो बल्ब बनाया था, तो उसका बल्ब जो बाद में यूज हुआ, पूरी दुनिया आज उसको बल्ब के लिए जानती है, तो बल्ब बनाने में उससे पहले उसको कितने बल्ब बनाने पड़े थे? 1000 नहीं, शायद 100 से ज्यादा तरीके, क्योंकि 105 पता नहीं कितने बल्ब उसे बनाने पड़े थे। मतलब वो प्रयोग उसको इतनी बार 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 करता था, वो बार बार करता था, तो उसने वो प्रयोग 100 बार से ज्यादा किया, तब उसका वो प्रयोग सफल हुआ था। और लगभग ये कहानी, मतलब एडिसन को हो सकता है बहुत ज्यादा बार करना पड़ा हो, पर ज्यादातर जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उनको अपने प्रयोग रिपीटेटिवली करने पड़ते हैं और हर बार असफल होना पड़ता है। कभी कभी यूपीएससी के कुछ एक्सपेरिमेंट भी आपको ऐसे मिलेंगे, एंड आई रियली फील इंस्पायर्ड बाय देम। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 अटेम्प्ट भी लगाए हैं, और मैं ये मानता हूँ कि 10 अटेम्प्ट देना, उससे मतलब 8-9-10 अटेम्प्ट वाले लोग हैं, उतने अटेम्प्ट देना भी बहुत बड़ी बात है। मैं उसे अटेम्प्ट देना ही, चाहे आपने कैसे भी दिए हों, पर उतना दे देना भी बहुत बड़ी बात है, और ये आपकी विल पावर है। तो ये सेम चीज क्रिएटिविटी में होती है कि क्रिएटिविटी आपको बार बार फेल करती है बट फाइनली सक्सेसफुल करती है। तो ऐसी क्रिएटिविटी के सोचिए, अच्छी बात है, नए नए आइडियाज निकालिए, क्योंकि हमारे को जो गिवन आइडियाज हैं इनके अंदर ही सॉल्यूशन को ढूंढना है।
सॉल्यूशन कहीं बाहर से नहीं आएगा। अगर हम सोशल चेंज की बात कर रहे हैं और हमारा इंटरेस्ट, जैसे इकोनॉमिक्स का कोर इंटरेस्ट क्या है, सोशल साइंस, सोशल चेंज। तो सोशल चेंज अगर हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है तो हमें नए नए तरीके से सोचना ही होगा, तभी हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ये एक और कर्व की बात करते हैं, फिलिप्स कर्व। विलियम फिलिप्स थे न्यूजीलैंड के इकोनॉमिक्स। इन्होंने कहा कि जो हमारा इन्फ्लेशन, बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या रिश्ता है। इनके अनुसार जैसे जैसे हाई इन्फ्लेशन होगा, लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन में, इनका ये कहना था कि एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। ये हमारे विलियम फिलिप्स की अवधारणा है, ये उनका विचार है, ये उन्होंने दिया था और इसको हम बोलते हैं फिलिप्स कर्व। ठीक, तो इसलिए हम लोग जैसे कुछ हद तक इन्फ्लेशन को एक लिमिटेड लेवल तक वो रखते हैं कि एक हद तक इन्फ्लेशन बढ़नी चाहिए। हम लोग बाद में बात करेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है, जब हम मनी सप्लाई को पढ़ेंगे कि मनी सप्लाई क्या होता है, उस पर हम इस पर चर्चा करेंगे। मनी सप्लाई हमने पढ़ा है अभी तक नहीं पढ़ा होगा ना। हाँ, तो जब मनी सप्लाई पढ़ेंगे तो और गहराई से अध्ययन करेंगे कि क्या इसका मतलब है। तो मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन जुड़े हुए वो हैं। फिलिप्स ने ये बताया था कि इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का इनवर्स रिलेशन, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इनवर्सली रिलेटेड है। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो आपको इन्फ्लेशन को बढ़ाना होगा। अगर आपका इन्फ्लेशन ज्यादा कम है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा। यहाँ एक टर्म भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका नाम है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन ये एक ऐसी दूसरी तरीके की स्थिति है जिसमें इन्फ्लेशन ज्यादा हो सकता है परंतु उसके साथ साथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी होगा। तो अभी हम बात इसके बिल्कुल उल्टा बात हो गई है ना। अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तैसे अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, पर हम यहाँ इसका उल्टी बात करें कि जब हाई इन्फ्लेशन है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसी एक स्थिति हो सकती है। और ऐसा तब होगा जब हाई इन्फ्लेशन तो हाई हो, इन्फ्लेशन ज्यादा है और हाई इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो क्या होगा, फिलिप्स कर्व क्या कहता है, उसके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, घटेगी। अगर हम उसके अनुसार देखें तो यानी कि मुद्रास्फीति या महंगाई एक अच्छी चीज है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी तैसे तैसे अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, ये वो कह रहा है, इसको समझिए ध्यान से। परंतु इसके एक्सेप्शन भी है, इट्स नॉट अ रूल, देयर आर एक्सेप्शन ऑल्सो। और वो एक्सेप्शन है जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो, हाई इन्फ्लेशन हो। हाई इन्फ्लेशन होगा तो फिलिप्स कर्व के अनुसार एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होना चाहिए या अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए। परंतु यदि हाई इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ, जो ग्रोथ हो रही है वो कम है और इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, ऐसी स्थिति में अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा ही रहेगा, तब फिलिप्स कर्व लागू नहीं होगा और इस स्थिति को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन स्टैग्नेंसी है और इन्फ्लेशन है, दोनों चीज एक साथ बढ़ रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कुंट्ज कर्व की ओर। साइमन कुंट्ज ने, ठीक है, साइमन कुंट्ज ने ये वो दिया, कर्व बताया साइमन कुंट्ज ने।
उन्होंने ये कहा साइमन कुंट्ज ने कि जब एक देश विकास की ओर आगे बढ़ता है, विकासशील देश आगे बढ़ता है, तो पहले शुरुआत में इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं। शुरुआत में इनकम इक्वालिटी बढ़ती हैं, इनइक्वालिटी बढ़ती हैं, पर बाद में जब एक एवरेज इनकम का थ्रेशोल्ड अचीव हो जाता है तो इनकम इनइक्वालिटी घटने लगती हैं। ठीक, जैसे जैसे मान लीजिए कोई एक विकासशील देश है, उसका जीडीपी बढ़ रहा है, वही जो पाई जो था वो हमारा पाई बड़ा होता जा रहा है। शुरुआत में जब ये पाई बड़ा होगा तो क्या होगा, सबको पाई मिलेगा बराबर? नहीं, जो लोग नो सर। गरीब है, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेंगी शुरुआत के समय में, परंतु जब एक एवरेज थ्रेशहोल्ड ऑफ इनकम, जब एक इनकम का थ्रेशहोल्ड अचीव हो जाएगा, उसके बाद एवरेज इनकम के बाद तब जो है इनइक्वालिटीज घटनी शुरू हो जाएंगी। ये हमारे साइमन कुंट्ज की थ्योरी है। अब ये ध्यान रखिएगा, इन सब थ्योरी के आप एक्सेप्शन बता सकते हैं। ठीक है, इन सब के आप एक्सेप्शन बता सकते हैं। ये जो कुंट्ज कर्व है ये यू शेप्ड ऐसा होगा, ठीक है, इस प्रकार का होगा। शायद शुरू में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेंगी, फिर इनकम इक्वालिटी एक जगह पर आ जाएंगे और बाद में धीरे धीरे घटने लगेंगे, या ये इस तरीके का बेल शेप्ड कर्व होगा। ठीक, ऐसे ही एक और कर्व है जिसका नाम है इसी से जुड़ा हुआ, वो है एनवायरमेंट कुंट्ज कर्व। ये जो कर्व है ये हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बीच के संबंध को बताता है। ठीक है, ये हमारे जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन कैसे कैसे हो रहा है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो कैसे हो रही है, तो उनके बीच में क्या संबंध होगा। तो वो उसी तरह से जैसे इनकम इनइक्वालिटी की बात है, ऐसे ही ये कहता है कि जब इकोनॉमी शुरू करेगी विकास की दर पर आगे बढ़ना, तो शुरुआत में पॉल्यूशन बढ़ना शुरू होगा, परंतु जैसे जैसे विकास होता जाएगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, पॉल्यूशन डिक्लाइन करना शुरू कर देगा, और बाद में एक समय आ जाएगा जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस और एनवायरमेंटल मेंटेनेंस साथ साथ, मतलब उसको हम एनवायरमेंट को एक साथ लेके चल सकते हैं, एक साथ वो चलेगा। इसके उदाहरण हमें कहाँ मिल सकते हैं? इसमें से कुछ थ्योरीज हैं जो शायद हम चैलेंज करना चाहें, मैं भी चैलेंज करना चाहूँ, या कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं इनमें से कुछ को जरूर चाहूँगा कि दे शुड बी और मोर थॉरोली एग्जामिन्ड, क्योंकि इसका कनेक्शन हमारे देश से भी है। इंग्लैंड का सर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन। करेक्ट। ये जो पर्सपेक्टिव है, दोनों हमने जो कुंट्ज कर्व के पर्सपेक्टिव देखे, ये दोनों पर्सपेक्टिव कहाँ से हैं? ये दोनों पर्सपेक्टिव अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें, डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, तो निश्चित रूप से ये सही मालूम होते हैं। जैसे कि वहाँ शुरुआत में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ, वेस्ट में, इंग्लैंड में, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ, औद्योगिकीकरण शुरू हुआ, तो वहाँ पर पहले इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत पैसा था, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ पैसा नहीं था, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे टोटल पैसा देश के अंदर बढ़ा, वो रीडिस्ट्रीब्यूट होते रहा और धीरे धीरे करके वो इनकम इनइक्वालिटीज घटने लगी। बहुत लोगों के पास उतना पैसा नहीं रहा और धीरे धीरे सबके पास थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ा, एवरेज इनकम्स बढ़ी। तो ये पहले वाले कर्व के बारे में कुंट्ज कर्व का अपना अध्ययन है कि जैसे जैसे विकास होता है तैसे तैसे जो है इनकम इनइक्वालिटी शुरू में बढ़ती हैं, आगे चलकर
वो वापस घटने लगते हैं। दूसरा इसी का एक और कॉरोलरी है, एक ही इसी लाइन पे हमने बनाया, वो है एनवायरमेंटल कून्स कर्व, जो ये कहता है कि शुरुआत में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है जब विकास, जैसा कि हम ये भी चीज हम यूरोप में और इंग्लैंड में देख सकते हैं। जिन समस्याओं से आज हम लड़ रहे हैं भारत में इस समय, अभी आने वाले समय में कुछ दिनों में ही पॉल्यूशन अपने चरम पर पहुंचेगा। पॉल्यूशन का स्तर इतना हो जाएगा, अभी भी वैसे तो बहुत बुरा रहता है, परंतु आने वाले समय में जो पीएम वगैरह ये जो आंकड़े हैं उनके लिए मैक्सिमम जो है, पिछले 1-2-3 साल पहले दिल्ली में जो PM10 या PM2.5 की वैल्यू हमारे पास जो मैक्सिमम वो है वो 500 है, वो उससे भी पार चला गया था। पुअर मतलब सीवियरली पुअर से भी ऊपर निकल गया था, कहीं कहीं 1000 से भी ज्यादा PM10 रिकॉर्ड किया गया था। तो हम पॉल्यूशन के स्तर से, तो उसका कहना ये है कि जैसे जैसे देश में पैसा, GDP आएगा, पैसा बढ़ेगा, तैसे तैसे इनकम का ये एनवायरनमेंट के लिए हम ज़्यादा इन्वेस्ट करना, उसमें मेंटेनेंस पर खर्चा करना शुरू करेंगे। उससे एनवायरनमेंट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो मतलब एक तरीके से वो हमें ये समझा रहा है कि हमारी जो इनकम इनइक्वालिटी है या एनवायरमेंटल कंसर्न है, ये ग्रेजुअली GDP के धीरे धीरे बढ़ने से रिजॉल्व हो जाएंगे। पर वेदर ये सभी जगह अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता, ये एक चर्चा का और आगे शोध का विषय है। यहाँ तक किसी को कुछ सवाल? नो सर। सर ये मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि शुरुआत में जैसे एनवायरनमेंट कोजेंट कर्व है, उसके अनुसार तो शुरुआत में जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। Exactly. तो एक समय बाद क्या होगा कि पॉल्यूशन क्या कांस्टेंट हो जाएगा या कम होगा? अगर कम होगा तो क्या वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होने लगेगा या किस तरह से कम होगा? हमारे पास वो जो मेंटेनेंस, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होने के कारण क्या है, ठीक है, लैक ऑफ मेंटेनेंस, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट में पैसा खर्चा नहीं कर रहे, हम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे तो पैसा खर्चा कर रहे हैं, पर एनवायरनमेंट हमारी प्रायोरिटी नहीं है। जैसे उदाहरण के तो लिए हम, अगर आप दिल्ली के आसपास या भारत के अंदर देखें, भारत की नदियों की स्थिति ये है, आज से 50 साल पहले ये नदियां, 40 साल पहले बहुत साफ नदियां थी, साफ पानी बहता था, लोग उनमें नहा सकते थे और वो पीने लायक भी पानी था, काफी लोग उसे पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। परंतु आज जितनी दिल्ली के आसपास की नदियां हैं, यमुना नदी है और आपके भी आसपास जो नदी होंगी, वो लगभग नाले की स्थिति में पहुंच चुकी हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस है। उसमें हम सीवरेज छोड़ रहे हैं, उसमें हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट छोड़ रहे हैं, सारे तरीके से कई चीजें छोड़ रहे हैं। पर जब धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ेगा, वो जो वो है, वो नदियों की सफाई पर फोकस पैदा होगा, नदियां साफ होंगी और नदियों पर पैसा खर्चा किया जाएगा, जिससे वो बेहतर हो पाएंगे। इसका उदाहरण हम थेम्स नदी से ले सकते हैं। थेम्स नदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने? यस सर, यस सर। कहाँ पर मिलेगी मुझे थेम्स नदी? मुझे थेम्स नदी यूरोप। हाँ, लंदन, ठीक है। लंदन शहर जिस नदी के किनारे बसा हुआ है, उस नदी का नाम है थेम्स। ठीक, जैसे आज यमुना पॉल्यूटेड है, दिल्ली की जो यमुना नदी है, जैसी वो पॉल्यूटेड है, एक समय में थेम्स नदी उससे भी कहीं ज्यादा पॉल्यूटेड नदी बन चुकी थी। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ी, उनका फोकस चेंज हुआ, उन्होंने थेम्स नदी के सुधार की ओर ध्यान दिया,
उसपे पैसा खर्चा किया, टाइम खर्च किया, और फाइनली वो नदी आज वन ऑफ द बेटर नदी, बहुत साफ नदी है। लोग वहां आज फिर घूमने फिरने के लिए उस नदी के आसपास जाते हैं। हाँ जी, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। ठीक है, चलिए अगले कानून पर चलते हैं। तो यही चीज हमें कुंजकर समझा रहा है कि हमें परेशान मत है। इसको एक और तरीके से आज के समय में भी देखें, जैसे चाइना का उदाहरण हम अपने आसपास ले लेते हैं, पर इसके लिए मेरी समझ से एक बहुत कुछ राइडर्स हैं। ऐसी बात नहीं कि कुंज को हम पूरी तरह नकार नहीं सकते, पर शायद कुछ जैसे भारत में वो पूरी तरह से फिट होते हुए, या भारत या ब्राजील में पूरी तरीके से फिट होते हुए आज के समय नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद स्थितियां बदले, परंतु आज के समय नहीं दिखाई दे रहे। पर जैसे चाइना में भी ऐसी स्थिति थी। चाइना में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आज से 5-7 साल पहले काफी सीरियस हो गई थी। 10 साल पहले बीजिंग में दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूशन था, पर ग्रेजुअली अब चाइना का जो पॉल्यूशन स्तर है शहरों का, वो कम हो रहा है। और जो फोकस है वो इंडिया बन गया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। ग्रेसेम लॉ, ठीक है। ग्रेसेम लॉ कहता है कि जो बैड मनी है, इट विल ड्राइव आउट द गुड मनी, ठीक है। अगर हम बुरे पैसे को ले आएंगे तो वो अच्छे पैसे को बाहर निकाल देगा। जैसे करेंसी के सेंस में कि यदि ओवर वैल्यूड करेंसी है, कोई करेंसी जो ओवर वैल्यूड है, चीप करेंसी है, ठीक, वो करेंसी हो, और एक अंडर वैल्यूड जो कि प्रीशियस है, जो मतलब जिसकी वैल्यू सही नहीं लगाई गई है, अगर ये चीपर करेंसी, ओवर वैल्यूड करेंसी, जो हमारी चीपर करेंसी है, उसको बाहर निकाल सकती है। तो ये हमारा जो बताया, हमें बताया कि गुड करेंसी और बैड करेंसी का क्या कनेक्शन है, ये बताने का काम हमारे लिए किया थॉमस ग्रेजेम ने, जो इंग्लैंड के एक फाइनेंसर थे। अगला ये कॉन्सेप्ट चलते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिलेवेंट कॉन्सेप्ट आल्सो, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसमें आप लोग बताइए, आप में से कुछ जरूर बता पाएंगे, मेरे को ऐसी पूरी उम्मीद है। बताइए। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नहीं, सर एक तरह से जैसे अगर 100 रुपए का फायदा होना था तो पर वो देर में होता, और 80 रुपए का जल्दी हो रहा है, और मैं 80 रुपए का फायदा दे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो 100 रुपए का मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ वो। दोबारा बोलो। सर एक तरह का एक तरफ आगे फ्यूचर में फायदा होने वाला है और एक अभी हो रहा है। दिस इज व्हाट यू वांट से? हाँ, कि अगर 80 का मैंने अभी ले लिया और 100 का छोड़ दिया दूर का फायदा, तो वो 100 रुपए मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। कुछ हद तक, नॉट एग्जैक्टली। जैसा मैं समझ, हाँ बोलो सर। Opportunity cost is an economic term that refers to the value of what you मुझे have देखो, to give. जब सवाल पूछा करो ना तो मीनिंग बताया करो, डेफिनेशंस मत बोलो। मैं, मेरे को जब डेफिनेशन पूछनी होती है मैं बोलता हूँ मुझे डेफिनेशन बताओ, ठीक है। मुझे तुम मतलब बताओ। आई एम मोर कंसर्न अबाउट मतलब, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ज्यादा चीजों के मतलब इम्पोर्टेंट है। सर कहानी मैं तो एक बार ट्राई करूँ। समझाने की कोशिश करो, मतलब हिंदी इंग्लिश में भी समझा सकते हो, बट इट शुड कन्वे द मीनिंग। इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इकोनॉमिक्स विषय को ऐसा जटिल बनाया गया है, तो जटिल बनाने में उसके इकोनॉमिस्टों का भी रोल है और उसको पढ़ने वालों का भी रोल है। उन्होंने इस विषय को इतना मुश्किल बना दिया है कि वो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या विषय है। बहुत हेलो साधारण सर। होते हैं। हाँ, मैं कंप्लीट कर दूं? ठीक है, सर बहुत सर साधारण तथ्य। अरे यार, अब लोग जब बोला करो तो बीच में फिर इंटरफेयर मत क्या करो।
बहुत साधारण तथ्य होते हैं इकोनॉमिक्स में, कभी कभी बहुत सिंपल चीजें होती है, जैसे अभी तक हम जितनी चीजें पढ़ रहे हैं ये सिंपल है, परंतु इकोनॉमिक्स ने उनको इतना जटिल करके प्रस्तुत किया रहता है कि ऐसा लगता है कि यार हमको ये समझ आ भी सकता है या नहीं, ऐसे ऐसे शब्द, भारी भारी शब्द, और इकोनॉमिक्स जान के मुझे ऐसा लगता है कि ढूंढ के लाते हैं ऐसे शब्द कि किसी को समझ ना आए। हाई मतलब जितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो उतनी संभव हो वो शब्दों को इजाद करते हैं, तो वो ना हो कि हमें सिंपलीफाई करना है, इकोनॉमिक्स को सिंपलीफाई करना है, इसलिए हम बात करेंगे तो सिंपल टर्म्स में कोशिश करेंगे। जब हमें डेफिनेशन पूछनी होगी तो हम जरूर बताएंगे। चलिए आप बताइए, आप प्लीज। सर वी कैन से सर परचेजिंग एक हाँ आप बोलो, आप सर बोलो। परचेजिंग सर परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ टाइम। परचेजिंग पावर इन टर्म ऑफ टाइम, ओके। क्योंकि सर टाइम के अनुसार परचेजिंग पावर चेंज होता रहता है, अपॉर्चुनिटी चेंज होता रहता है। वैसे परचेजिंग पावर का कंसेप्ट अलग है, ठीक है, ध्यान रखना, परचेजिंग पावर अलग चीज है, अभी वो यहाँ पर नहीं काम करेगी, ठीक है। सर हाँ जी बोलिए। सर दूसरे बोलने देते हैं, मैडम बोलेंगी। हाँ आप बोलिए प्लीज। सर दूसरे लाभदायक विकल्पों को सर दूसरे लाभदायक विकल्पों को नजरअंदाज करते हुए जब उस विकल्प को अपनाया जाए जिससे कोई मौद्रिक लाभ ना हो, उसको अक्सर या विकल्प लागत कहते हैं सर, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या नाम आपका? शेर? सर सैफ अली। सैफ अली। यस सर। हाँ मैडम आप भी बोलिए। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग होता है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का, उसको हम सब मेजर करते हैं क्वांटिटी किसी और कमोडिटी की क्वांटिटी से, जो कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं उसकी जगह इंस्टेड। कुछ हद तक, काफी हद तक आप लोगों ने लगभग बोल दिया। इन्होंने अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, विकल्प। क्या बोलते हैं शेफ? विकल्प? मुझे इसकी हिंदी नहीं पता थी। विकल्प वस्तु नहीं, कीमत नहीं सर। सर विकल्प लागत कहते हैं सर। विकल्प लागत, ठीक है। यस। इसको अगर देखें तो इसका मतलब ये है कि देखो हर चीज करने में, ठीक, कुछ लॉस इन्वॉल्व होता है। कोई भी चीज आप हासिल करना चाहते हैं, कोई भी फायदा कमाना चाहते हैं, तो उसकी कुछ कीमत भी होती है, तो उसमें कुछ लॉस होता है। तो अगर आपने वो प्रॉफिट, वो लॉस, मतलब वो चीज को किया, जैसे आज हमारे पास दो ऑप्शन हैं, हम आईएएस की तैयारी कर सकते हैं या क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दो ऑल्टरनेटिव हमारे पास है। तो अगर हम किसी तरीके से ये कैलकुलेट कर सके कि आज हम आईएएस की तैयारी करने के लिए क्लास चले गए, उसमें कितना मुझे गेन होगा, और क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट खेलना या मैच खेलना भी एक अच्छी चीज है। अच्छी है बुरी चीज है? अच्छी चीज है सर, अच्छी चीज है। उससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आईएएस की तैयारी करने से आपको बेहतर भविष्य दिखाई देगा। सर लेकिन फ्री टाइम में खेलना सर ज्यादातर फायदेमंद है। अब ये फ्री टाइम कौन सा होता है? कहीं कोई टाइम ऐसा होता है जिसको हम कह सके फ्री टाइम? व्हाट इज फ्री टाइम? सोच के बताना, ठीक है। आईएएस की तैयारी हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जा रही है, और क्रिकेट मैच खेलना हमें आनंद, आज के दिन में आनंद दे रहा है, तो आज बेहतर हो रहा है। अब हम ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक व्यापार कर रहे हैं, हम फॉरगो कर रहे हैं। आज का जो आनंद है उसको हम छोड़ रहे हैं, उसके स्थान पर हम बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। अगर इन दोनों इवेंट्स की कीमत को निकाला जा सके, क्योंकि ये हमारा गेन हुआ, बेहतर भविष्य हमारा एक गेन है, आज का आनंद हमारा लॉस है। मान लीजिए बेहतर भविष्य की कीमत 150 रुपए है, आज के आनंद की कीमत 100 रुपए है, तो 150 माइनस 50। हो सकता है हमें ये लगे कि हमें आज 150 रुपए का काम हुआ, ठीक,
परंतु हमारा क्योंकि उसमें कुछ लॉस भी इन्वॉल्व है, हमने कोई चीज फॉरगो भी कर दी है, तो हमारा जो नेट गेन बचेगा, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो 50 रुपए ही रहेगी। ठीक है, तो हम जब भी कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसके कारण जो लॉस होता है, कभी ये भी हो सकता है कि किसी चीज में अपॉर्चुनिटी, ये भी हो सकता है कि आईएएस बनने की तैयारी के चक्कर में 100 रुपए का वो है, वो एक इंग्लिश में एक हिंदी मूवी का गाना मुझे याद आ रहा है कि क्या गाना था वो, तेरे 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, है समथिंग ऐसा कुछ गाना है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's an interesting, very sweet way of seeing into things. ठीक है, there is a couple, वो ये गाना गा रहा है, मतलब वो अपने इसके लिए गा रही है, and then the pleasure of that सावन, वो जो सावन या बारिश है, उसका जो आनंद है, वो 2 टके की नौकरी के चक्कर में वो जा रहा है। So this is an example of opportunity cost. तो कभी कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस में भी जा सकती है, इट्स नॉट ऑलवेज दैट। तभी मैंने वो आपको उदाहरण दिया, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन, ठीक है, नौकरी हमारे बेहतर भविष्य के लिए है, पर आज कभी कभी हमें आज का भी महत्व कर लेना चाहिए। इट्स नॉट दैट टुडे इज ऑलवेज वर्थलेस, है ना। बहुत बार हम भविष्य के अंदर इतने ज्यादा खो जाते हैं कि हम आज को जीना भूल जाते हैं, आज के आनंद को भूल जाते हैं। सो वी नीड टू लर्न अ बैलेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स। दोनों में एक बैलेंस करना बहुत जरूरी है कि हम दोनों को बराबर करके चले भाई। ऐसा ना करें कि हम आने वाले समय के चक्कर में आज बिल्कुल खत्म कर दें और पता चला आने वाला समय क्या आएगा नहीं आएगा, हम जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकते ना। इंग्लिश में भी वो कहावत है, इट्स बेटर टू हैव 1 बर्ड इन हैंड देन 2 इन बुश। अगर हमारे 2 झाड़ियों में चिड़िया हैं, हमें लग रहा है ये दोनों पकड़ लूं, इससे बेहतर है आपके हाथ में जो एक है वो बेहतर है। दिस इज अ वे ऑफ सीइंग इनटू थिंग्स, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। हम इसी बात को इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह देते हैं। जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मतलब फ्री गुड्स लाइक ये, तो इसकी हर एक चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं हो सकती, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कुछ चीजों की हो सकती है, कुछ की नहीं हो सकती है। जैसे क्लीन एयर है, क्लीन एयर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये नहीं हो सकती। भाई क्लीन एयर चाहिए तो चाहिए, पानी चाहिए तो चाहिए, भोजन चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो जो स्कार्स गुड है उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है। गवर्नमेंट फ्रीबीज ये इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। जो फ्रीली अवेलेबल चीजें हैं उनकी 0 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, मतलब जो बहुत ज्यादा अबंडेंट है, पानी है, ओशन है, ठीक है, तो इनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो 0 हो जाती है, क्योंकि वो उसका मतलब वो अल्टरनेटिवली फ्रीली अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि अगर हमने ओशन का थोड़ा सा पानी इधर से गिरा दिया, वो उधर इतना बड़ा समुंदर है, उसमें से आपको जितना चाहिए उतना ले लो, बट इट्स नॉट दैट अनलिमिटेड नहीं है, बट फिर भी इतना ज्यादा है कि इंसान के कंजम्पशन से वो कहीं ज्यादा भरा हुआ है। छोड़ रहा हूँ पॉसिबिलिटी कर्व को, ये हमारे लिए नहीं है। सप्लाई एंड डिमांड कर्व, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड कर्व ये कर्व हमने बात पहले भी की थी, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि सप्लाई कर्व होता है हमारे जो मूल्य का निर्धारण होता है वो सप्लाई एंड डिमांड कर्व के अनुसार होता है। जो कीमत है
वस्तु की कीमत है और कितनी सप्लाई हो रही है उस पर वो निर्भर करेगा। अगर मैं क्वांटिटी को यहाँ पर प्लॉट करूं और प्राइस को यहाँ प्लॉट करूं तो मुझे ग्राफ कैसा मिलेगा? मेरा ग्राफ कैसा आएगा? Sir, if quantity will decrease, then prices will increase. ओके तो मतलब मुझे अगर इस साइड से देखूं, यहाँ से देखूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा सर। डाउनवर्ड ग्राफ मिलेगा या अपवर्ड ग्राफ मिलेगा? मतलब ग्राफ सर ऐसा ग्राफ होगा सर या अपवर्ड ऐसा? ये ग्राफ सर ऐसा है या ये सही है? कौन दोनों में से कौन सा सही है? सर अप वाला सही है सर। ये वाला मैं नंबर yes, sir. एक सही है या दो सही है? 2 सर। सर 2 सही होगा। 2 सर। सही है, 1 सही है। Sir, second वाला sir, second. 2 सेकंड वाला वेरी करेक्ट। फर्स्ट वाला सही नहीं है, ठीक है, वो गलत है। ये ग्राफ सही है क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी नियर टू जीरो है। जब किसी वस्तु की कीमत बहुत कम होगी, बिल्कुल जीरो होगी तो क्या होगा? अगर किसी उसकी जो है क्वांटिटी जीरो है तो उसकी कीमत कितनी होगी? Sir, price तो increase करेगा। सर मे बी इंफिनिटी। इंफिनिटी नहीं, उसका कोई प्राइस ही नहीं होगा। वैसे इंफिनिटी वही चीज होती है क्योंकि वो चीज ही नहीं देखी ना। अगर किसी चीज की क्वांटिटी जीरो है तो आपने वो चीज देखी नहीं होगी। हाउ विल यू वैल्यू दैट? हाउ कैन यू वैल्यू समथिंग दैट यू हैवंट सीन? जीरो नहीं, मतलब वो जीरो भी नहीं कह सकते से, क्योंकि जीरो भी एक नंबर है, जिसकी आपको कोई कीमत ही नहीं है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि आपने वो देखा ही नहीं। दैट्स व्हाई दिस ग्राफ डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये यहाँ से शुरू नहीं होता है, इससे आगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं तथ्य को रख रहा हूँ, क्योंकि वो वस्तु जो आपने देखी नहीं है वो उसकी कोई कीमत, मतलब उसको सोचेंगे ही नहीं, वो हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं ना, कि हमें पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता भी है। मान लीजिए गोल्ड, सिल्वर और ये सब तो जानते हैं, कोई और ऐसा मेटल है जो हमें पता ही नहीं कि वो भी होता है। जब तक वो आपको पता नहीं होगा उसको कीमत कैसे करोगे? तो दैट्स वाई कि जब क्वांटिटी बहुत कम होती है, यहाँ पर क्वांटिटी क्या है उसकी, मैंने यूनिट इसीलिए नहीं बनाए कि यहाँ पर उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। जैसे हमारे रेयर मेटल्स, गोल्ड ही है उसमें, प्लेटिनियम है या और भी ऐसी चीजें हैं जो आवश्यकताएं की वस्तुएं हैं और बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, उनके प्राइस क्या होंगे? वेरी हाई प्राइस। और जैसे जैसे वो जो है नीचे जाता है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, इस डायरेक्शन में क्वांटिटी बढ़ रही है, तैसे तैसे वो कीमत कम होती जाएगी। कोई भी चीज के इस पर फिट हो जाती है। ठीक है, आप सोचिए कोई भी चीज, लगभग सारी चीजें, जैसे सब्जी, हमारी आवश्यकता की जितनी भी चीजें होती हैं वो अपनी जैसे जैसे उनकी सप्लाई बढ़ती जाती है, क्वांटिटी बढ़ती जाती है, उनकी कीमत कम होती जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसी का उल्टा है, वो है प्राइस डिमांड कर्व। यहीं पर मैं उसे भी समझाने की कोशिश करता हूं। अब मान लेते हैं यहाँ डिमांड, अब मैंने यहाँ धीरे धीरे डिमांड बढ़ती जा रही है, तब मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? सर अपवर्ड ही होगा। सर अपवर्ड होगा। सर अपवर्ड होगा सर। अब ये वाला सर प्राइसेस विल इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, अब मेरा ग्राफ, तो ये मेरा बन गया QD और वो मेरा बन गया QS। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हाँ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। ये QS, ये QD, ये दो। अब मेरा प्राइस कितना होगा? कीमत, ठीक है, मेरी ये डिमांड है, ये मेरी वो है सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये मेरा प्राइस कर्व है। तो मेरी एक्चुअल कीमत कितनी होगी? मान लीजिए मेरी आज की डिमांड है इस चीज की
x, तो ये मेरा प्राइस हो जाएगा, px विल बी माय प्राइस, px मेरा प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना, x यस px सर, प्राइस हो गया। यस सर, ठीक है। यहाँ पर ये डिमांड एंड सप्लाई कर्व मीट कर रहे हैं, वो वैल्यू मेरा प्राइस बन जाएगी। अब यहाँ कुछ वेरिएशन समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि डिमांड बढ़ गई या लेट्स से सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ गई तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी तो मेरा कर्व कहाँ आ जाएगा, प्राइस सर डिक्रीज हो जाएगा। सप्लाई बढ़ेगी तो मेरा मतलब इन रिलेशन टू दिस, ये मेरा नया सप्लाई कर्व बन गया, ठीक है। तो यहाँ मेरा डिमांड के साथ क्यों प्ले कर रहा हूँ, मुझे एक ही चीज करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हमारा ये जो कर्व है ये शिफ्ट होता है, ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, जैसे जैसे ये कर्व शिफ्ट होगा हमारा प्राइस चेंज होगा। जब वो कर्व शिफ्ट होगा तब वो कर्व, जैसे मान लीजिए डिमांड किसी वस्तु की बढ़ गई तो वो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी या घट जाएगी अकॉर्डिंगली। अगर डिमांड बढ़ रही है, डिमांड राइट में शिफ्ट हो रही है, तब जो है प्राइस बढ़ेगा। डिमांड अगर लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है यानी कि डिमांड कम की साइड में जा रहा है तो हमारा प्राइस घट जाएगा। सप्लाई के साथ इसका उल्टा हो जाएगा। अगर सप्लाई साइड राइट में जाएगी, सप्लाई यानी कि बढ़ रही है, तो हमारे प्राइस घटेंगे। और अगर सप्लाई लेफ्ट में जा रही है, सप्लाई कम हो रही है चीजों की, तब जो है वो कीमतें उसकी बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये रिलेशन, इनवर्स रिलेशन हमारा प्राइस का डिमांड एंड सप्लाई के साथ रहता है, और ये हमारे इकोनॉमिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण वेरिएबल है। इसके बिना हमारे लिए इकोनॉमिक्स का अध्ययन करना, इसको समझे बिना संभव नहीं होगा। अब हम आ जाते, ये टॉपिक ऐसा है जो मुझे लगता है कि पेइंग, ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया वो है और हर साल आने वाला सवाल है। पता नहीं क्यों यूपीएससी से हर साल दे देती है, हर साल ही आ जाता है सवाल। अब पता नहीं तब भी हम हर साल गलत करते हैं कि सही करते हैं। मतलब ये बहुत रिलेवेंट सवाल है, इसलिए ये हर साल आता है। हम बात कर रहे हैं कीन्स की। कीनीजियन थ्योरी या कीनीजियन इकोनॉमिक्स इसको बोला जाता है। कीन्स ब्रिटेन के एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है। और ये ग्रेट डिप्रेशन आप लोगों ने हिस्ट्री में भी या हमने उसमें भी पढ़ा था, हम जब मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे तब की अर्थव्यवस्था का, ठीक है, एक ऐसा समय आया 1929-1930 में, जब उससे पहले अर्थव्यवस्था, ग्लोबल अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही थी, बढ़िया हो रही थी। यूएस में और बाकी देशों में, वेस्टर्न वर्ल्ड में अच्छी तरक्की हो रही थी, जीडीपी ग्रो कर रहा था। परंतु अचानक से 1929 में, उसके कुछ कारण भी हैं कि जो वो इकोनॉमी थी वो इन्फ्लेटेड थी, उसमें कुछ स्टॉक्स मार्केट का कंसेप्ट आ गया था, उनमें काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन था, और उस स्पेकुलेशन के जो कारण उनके प्राइसेस थे वो नेचुरल प्राइसेस नहीं थे बल्कि इन्फ्लेटेड प्राइसेस थे। वो इन्फ्लेटेड प्राइस जब रियल उसमें आए तब जो है वो एकदम से धाराशायी हो गए, और पहले स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू किया। यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, जर्मनी का हुआ स्टॉक मार्केट क्रैश, करेंसी क्रैश होनी शुरू हो गई, और फिर वो लगातार ऐसा विश्वव्यापी डिप्रेशन बनता गया जिसमें घोर अनएम्प्लॉयमेंट और आर्थिक रिसेशन को क्या बोलते हैं, मंदी,
आर्थिक मंदी का दौर, वैश्विक मंदी का दौर शुरू हो गया। पूरी दुनिया में मंदी का दौर, ना केवल एक देश बल्कि जिसमें जर्मनी की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई, जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ। और इस आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी की जो सरकार थी वो भी बदल गई, और इसके बाद ही जो अनएम्प्लॉयमेंट फैला, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसने दुनिया का भविष्य बदलने में बहुत बड़ा भूमिका निभाई। क्योंकि उसी आर्थिक मंदी के उस पर चढ़कर हमारे हिटलर जो है वो जर्मनी के चांसलर बने, और फिर आगे का इतिहास आप सबको पता है कि क्या हुआ। तो उस मंदी ने हिटलर को भी स्थापित होने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये मंदी से कैसे बाहर निकला जाए और इसके लिए क्या किया जाए, तो इसका एक तरीका हमारे जॉन मेनार्ड कीन्स ने सरकार को सुझाया था। इसमें उनका ये कहना था कि अगर हमें इस ग्लोबल इकोनॉमी को मंदी के दौर से बाहर निकालना है तो सरकारों को अपना खर्चा, वी नीड टू इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। Second, we need to lower our taxes. तो सबसे पहले सरकार को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा, सरकार को अपना खर्च ज्यादा करना होगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो। और इसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? स्टिमुलस पैकेज। अब सरकार के खर्चा करने से कैसे आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, ये बताइए। चलिए, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो, जो जॉन कीनार्ड मीन्स, इसने ये कहा कि हमारे को लोगों के पास एक्चुअल कैश, मतलब उनके पास जो मनी सप्लाई है वो बढ़ानी है। कैसे बढ़ा सकते हैं हम? अगर सरकार चाहे तो सरकार को अपने एक्सपेंडिचर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए। सरकार को कुछ पैसा खर्चा करना चाहिए। जब सरकार पैसा खर्चा करेगी, हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आज के समय में भी हम चारों तरफ यही सब चीज देखते रहते हैं, इसका बहुत गहरा रिलेशन है हमारे आज के समय की इकोनॉमिक पॉलिसी का। हम जितने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देखते हैं, उनका एक उद्देश्य यही है कि हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उससे क्या होगा? फ्लाईओवर और ये सब पुल वुल या रेलगाड़ी, इसमें जब खर्चा सरकार करती है तो उससे क्या होता है? सर लेबर फोर्स बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। भाई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। सरकार ने 50,000 करोड़ का लोन काम दिया कि चलो भाई अब करो, आप रेल बनाओ, मेट्रो बनानी है, 1 लाख करोड़ खर्चा करके मेट्रो बनाएंगे। अब ये 1 लाख करोड़ का क्या होगा? कोई आदमी मेट्रो ट्रेन बनानी है तो क्या होगा? कोई बेचारे मजदूर हैं जिनके पास काम नहीं है तो वो अपनी बेसिक मजदूरी के लिए आ जाएंगे। इंजीनियर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मिलेगा, जो है ट्रैवलर्स को, पैसेंजर को, इसके एडवांटेज भी हैं एम्प्लॉयमेंट के अलावा। पैसेंजर्स को बेहतर राइडिंग फैसिलिटी मिलेगी। जब पैसेंजर ज्यादा इधर से उधर जा सकेंगे, उससे क्या होगा? उससे भी कोई लाभ होगा। सर रेवेन्यू बढ़ेगा सर, रेवेन्यू बढ़ेगा। इसके अलावा फायदा क्या होगा? बच्चे पढ़ने जाना चाहते हैं तो आने जाने की सुविधा बढ़ेगी, बच्चे ज्यादा पढ़ाई कर सकेंगे। जो काम करना जाना चाहता है, अभी जैसे दिल्ली में अगर आप रहते हैं या जहाँ मेट्रो है वहां पर हैं, तो आपके लिए बड़ी सुविधा हो जाती है। मान लीजिए आपको कोई कहे कि 40 किलोमीटर दूर या मेरठ में नौकरी कर लें, दिल्ली के पास एक मेरठ एक्सप्रेस वे बना है,
तो अगर कोई पहले कहता मेरठ में जाके नौकरी करनी पड़ेगी जी, मेरठ में काम है, करोगे? पहले मेरठ जाने में लगता है 1.5 घंटा 2 घंटा, 3 घंटा लगता है। 3 घंटा लगता है, चलो 3 कर लेते हैं, सही कह रहे हैं। तो अब कितना लगता है? सर अभी तो उतना ही लगता है सर, बस से जाना पड़ता है। नहीं मतलब अगर आप यहाँ से जाएं, ये जो एक्सप्रेसवे बना है, तो जैसे मैं दिल्ली से गया तो नहीं वैसे मैं, पर मेरे को कोई बता रहा था 30 मिनट में आदमी पहुंच जाएगा। सर वहां से हम बीटेक, सर वहीं से हम बीटेक किए तो दिल्ली से हमको घर से जाते थे, दिल्ली से जाते थे 3 घंटा 3.5 घंटा लग जाता था। 3-3.5 घंटा लगता था ना। अभी एक्सप्रेसवे बन गया है और लोग कहते हैं कि नोएडा से मेरठ जाने में अब 30 मिनट में आप पहुंच सकते हो मेरठ। जिस जगह जाने के लिए पहले 2 घंटा लगता था, अभी 30 मिनट। इट्स नॉट ओनली अबाउट टाइम सेविंग, इट्स अबाउट पॉसिबिलिटी। पहले अगर कोई हमें 40 and 50 minutes है। हाँ जी, 40 से 50 मिनट है। चलो 40-45 मिनट सही, बट स्टिल इट इज मैनेजेबल। ठीक है, अब जाने को कोई कहेगा तो आप चले जाओगे कि अच्छा मेरठ जाना है, कोई बात नहीं चलो चलते हैं। तो आप वहाँ पढ़ने के लिए जा सकते हो, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। तो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से बेनिफिट हो गया, इतने सारे लोगों को काम मिल गया, इतने सारे लोगों का इतना सारा पैसा हमारे लोगों के हाथों में पहुंच गया। ठीक है, अब जब ये लोगों के हाथों में पहुंचेगा तो क्या होगा? इंजीनियर को तनख्वाह मिली, वर्कर को तनख्वाह मिली, कॉन्ट्रैक्टर को तनख्वाह मिली, तो वो पैसे को क्या करेंगे? वो जाके मार्केट में खर्चा करेंगे। भाई इंजीनियर है, दिवाली आ रही है तो चलो भाई दिवाली के लिए सामान लाना है, ये करना है, वो करना है। कोई ज्वेलरी खरीदेगा, कोई कुछ सामान खरीदेगा, वर्कर अपनी दिवाली मनाएगा, हर कोई अपने तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल करेगा। तो वो पैसा क्या होगा? 50,000 करोड़ हमारे सर वो पैसा फ्लो करेगा सर मार्केट में, इकोनॉमी में, जीडीपी में एंटर कर जाएगा, और वो एक हाथ से हाथ चेंज करेगा, एंड देन इट विल बूस्ट अवर इकोनॉमी। दैट्स वाई हम इस तरीके से स्टिमुलस पैकेज, कभी कभी जब डिप्रेशन में जाने लगती है इकोनॉमी, तो स्टिमुलस पैकेज इशू किए जाते हैं कि भाई हमें बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी को, कोविड हो गया है, कोविड के कारण अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, इसे बेहतर करने की जरूरत है, तो उसे बूस्ट करने की जरूरत है, उसके लिए हम स्टिमुलस पैकेज लेकर आते हैं। सर क्या 1929 ग्रेट डिप्रेशन से पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम था क्या सर? क्या नहीं था क्या इससे पहले? हाँ, उससे पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही नहीं था। गवर्नमेंट का इस समय तक जो वेस्टर्न वर्ल्ड में 2 तरीके के वो हो सकते हैं, नजरिए हो सकते हैं। 1929 की अगर तुम बात करें, 1929 की बात कर दें, 2 तरीके की सरकार इस समय एग्जिस्ट कर रही थी। मेजोरिटी जो डेवलप्ड, मतलब जो आज के डेवलपिंग या उस समय के इंडस्ट्रियल नेशन या वेस्टर्न नेशन कह देते हैं समझने के लिए, जो पश्चिमी देश थे, वहां पर क्या व्यवस्था थी? लेसेज फेरे की। मतलब लार्जली इस समय तक जो प्रेवलेंट थॉट था 1929 तक, वो ये था लेसेज फेरे का, कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इनटू मार्केट्स। गवर्नमेंट का काम बेसिक कानून व्यवस्था बनाना है, बेसिक चीजों को मेंटेन करना है। ठीक है, रोड वोड बनाना है, पर जितनी जहां जरूरत है उतना बना देना सरकार का काम है। मार्केट में एंटर नहीं करना है गवर्नमेंट को। ये उस समय की नीति, एक मोटा मोटा नीति थी कि भाई कानून व्यवस्था को बनाना, मतलब जो अदर चीजें हैं उनमें काम करना था। ये इकोनॉमी में काम करने की कोशिश सरकार नहीं करती थी। इसी समय एक दूसरा देश, कुछ और देश भी थे जो अलग तरीके से काम कर रहे थे, जैसे उसमें सबसे बड़ा था यूएसएसआर। यूएसएसआर पर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम कर रहा था। यहाँ गवर्नमेंट सब कुछ छोड़े बैठी थी कि हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, जो करना भाई लोग करें, हम सड़क वड़क बेसिक चीज बनाएंगे, इसके अलावा हम जो है डिप्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा हमारा कंसर्न नहीं है। ये अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एक अलग है, आपका व्यापार है। ठीक है, आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो, आपका काम है, फैक्ट्री लगाओगे तो फायदा आपको होगा,
हमें क्या फायदा होगा, हम क्यों आपकी फैक्ट्री में इंटरेस्ट लें। आज के समय में आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो आप सरकार की तरफ देखते हो ना कि सरकार को सहायता करनी चाहिए, लोन देने चाहिए और ये करना चाहिए वो करना चाहिए। उस समय ऐसे कोई नहीं सोचता था। फैक्ट्री लगाना आपका अपना प्राइवेट काम है, इंडस्ट्री लगाना आपका अपना प्राइवेट काम है, आप अपना करिए, क्योंकि आप कुछ सोच के इंडस्ट्री लगा रहे हैं ना, उसमें प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, आप गवर्नमेंट को तो नहीं देंगे, गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट उस समय कोई इंटरफेयर ज्यादा नहीं करती थी। परंतु एक दूसरी व्यवस्था थी, वो थी यूएसएसआर की व्यवस्था। यूएसएसआर की व्यवस्था में क्या था कि सारे चीजों को, सब इकोनॉमिक चीजों पर कंट्रोल किसका था, स्टेट का। यहाँ हर चीज जो है इकोनॉमी के हर आयाम पर स्टेट कंट्रोल था, राज्य का पूरी तरीके से इकोनॉमी पर कंट्रोल था। जमीनों को लोगों से, किसानों से, बड़े बड़े किसानों से ले लिया गया, कई जगह रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, कई जगह स्टेट लेड फार्म बनाए गए। इंडस्ट्री डेवलपमेंट में बहुत बड़ा काम किया गया, लोगों को इंडस्ट्री स्थापित की गई और लोगों को उसमें काम करने के लिए बाध्य भी किया गया कि आपको इसमें नौकरी करनी है। उनको घर देना, रहना, खाना, वो सब करना सरकार की जिम्मेदारी थी। इंडस्ट्री जो है पूरा कंट्रोल यूएसएसआर में स्टेट का था। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था की जितनी चीजें थी वो पूरी तरीके से राज्य के कब्जे में थे। यहाँ पर लगभग राज्य कोई इंटरफेयर नहीं करता था। इसी समय पे इसीलिए कीन्स ने ये वो बोला था कि जो इकोनॉमी है उसको अगर आप डिप्रेशन से, अगर सरकार ये चाहती है कि हमें इकोनॉमी को बाहर निकालना है तो सरकार को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल या अदर प्रोजेक्ट्स पर किसी ना किसी प्रकार का खर्च करना पड़ेगा। जब वो खर्च होगा तभी उससे, परंतु ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ किया गया काम है कि हम अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़े। तो ये जो है कीनीजियन थ्योरी लेसेज फेरी की थ्योरी को अपोज करती थी। ये कुछ हद तक समझ आया। इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में आप जानते हैं कि ये क्या है, आज के कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए क्यों रिलेवेंट है, हम क्यों इस बात को इससे क्या सीख सकते हैं, क्या हम इसको अपनाते हैं। आज की हमारी जो व्यवस्था है वो कौन सी है, क्या हम आज के समय में लेसेज फेरी की तकनीक अपनाते हैं? नो सर। नहीं। क्या हम No, sir. यूएसएसआर वाली जो स्टेट कंट्रोल इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिसे कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता था, वो अपनाते हैं? नो सर। सर मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी। सो व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशल, हाँ, सर सोशलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों को मिला के 1991 के बाद हमने वो भी छोड़ दी है। ठीक है, 1991 के बाद 1991 तक, 1991 तक जब लिबरलाइजेशन ये वाले नहीं हुए थे, तब तक आप ये कह सकते हो कि सम LPG रिफॉर्म्स हमने खुद ही प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया। मिक्स्ड इकोनॉमी में हम क्या करते थे कि इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स को हमने अपने हाथों में लिया। नेहरू जी ने कहा कि नहीं, स्टील इंडस्ट्री हमें अपने हाथ में रखनी चाहिए, बैंकिंग इंडस्ट्री अपने हाथ में रखनी चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने कहा एयर इंडिया को अपने हाथ में रखना चाहिए। स्टेट के पास ये मीन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन होने चाहिए। कुछ जो माइनर चीजें हैं उनको दिया जा सकता है लोगों के हाथ में। तो उन्होंने किस चीजों को छोड़ दिया, जैसे बाकी छोटे उद्योग धंधे हैं उनको छोड़ दिया। तो ये था मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें कुछ सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंश थे, कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंश थे। आधी इकोनॉमी, कुछ इकोनॉमी के हिस्से कैपिटलिस्ट पूंजीवादी तरीके से चल रहे थे, कुछ हिस्से जो है समाजवादी तरीके से चल रहे थे। बाद में 1991 में मनमोहन सिंह जी ने और नरसिम्हा राव जी ने इस मिक्स्ड इकोनॉमी की पॉलिसी को भी अबंडन कर दिया।
कह सकते हैं आप कि आज उसमें है, पर वो लार्जली वो पॉलिसी अबेंडन धीरे धीरे कर दी गई। मतलब ये तय किया गया कि हम धीरे धीरे, तो सरकार ने जो कंट्रोल ओवर मींस ऑफ प्रोडक्शन है उस आइडिया को गिव अप कर दिया। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंट्रोल ओवर मींस ऑफ प्रोडक्शन? जितनी फैक्ट्रियां सरकार के पास जो भी चीजें थी उनको सरकार ने प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। दिस इज प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, हमने Sir, प्राइवेटाइज, so we are moving towards capitalist economy. वी आर, यस डेफिनेटली, टू अ वेरिएशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हम बिल्कुल पूंजीवादी विचार की तरफ ही तो चल रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन, अब सरकार कहां पर इकोनॉमी में, इकोनॉमी के कौन से मींस ऑफ कंट्रोल, मींस ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही है बताओ? थिंक No, ओवर। sir. कोई ऐसी चीज है जो सरकार जिसको प्रोड्यूस करती है? जिन जिन जो कंपनियां थी भी सरकार की, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हो गया फैक्ट्रियां, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हो गया जमीनें। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, जितना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो फैक्ट्रियां उसने बनाई, ओएनजीसी से लेकर जितनी भी कंपनियां हैं, धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन कर कह रही है कि नहीं हम प्राइवेटाइज करेंगे, प्राइवेट हाथों में देंगे, इकोनॉमी को प्राइवेट हाथों में कंट्रोल होना चाहिए। जो प्राइवेट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसके अनुसार इनको चलना चाहिए। दैट्स व्हाई प्राइवेटाइजेशन इज कमिंग। तो ये मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था, वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है आगे। अब ये जो पक्ष है जिससे हम अपने जो उसको छोड़ते जा रहे हैं। अब अगला सवाल, तो यानी कि हमने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन छोड़ दिए, तो यानी कि हमने एक दूसरी नीति अपना ली, इसमें लिबरलाइजेशन। अब एलपीजी को पढ़ेंगे तब और विस्तार से मैं उसको समझा दूंगा। तो अब मैं ये दूसरा सवाल ये पूछना चाहूंगा आप लोगों से, तो क्या आज के समय में सरकार किसी भी प्रकार का कोई इकोनॉमिक इंटरफेरेंस नहीं करती? सर करती है। कैसे? सर वो ग्रांट्स देती है सर स्टेट्स किसको? को। स्टेट्स को? वो तो फेडरल संबंध है, वो इकोनॉमिक वो नहीं है, वो नहीं है जो इकोनॉमिक। वो तो उसकी जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है एक स्टेट को पैसा देना। स्टेट के पास जो हमारे देश का जो सिस्टम है उसमें जो फाइनेंशियल कंट्रोल सेंटर के पास ज्यादा है, यूनियन के पास ज्यादा है। पैसा यूनियन के पास ज्यादा है जिस तरीके से टैक्सों का वितरण है। अब ऐसे में जब उसके पास टैक्स ज्यादा होते हैं तो इसलिए उसको स्टेट के साथ शेयर करने पड़ते हैं कि भाई स्टेट चलेंगे कैसे। जिम्मेदारी आपने स्टेट को दे रखी है, पैसा दिया नहीं है, तो करेंगे वो काम कैसे करेंगे? तो इसलिए उसको नहीं मानेंगे। और कोई चीज बताओ सर, जैसे कि सर वो किसी पॉलिसी के मोनेटाइजेशन तहत कर रही है कंपनी, अरे सरकार, तो वो एक लिमिट टाइम के लिए ही बेच रही है कि आप 10 साल के लिए ये ले लो, उसके बाद वो मेरा हो जाए, मतलब उसको मुझे वापस कर देना है आपको। ओके, उस पर बाद में बात करेंगे। आप जिसकी बात कर रहे हो क्या क्या नाम दिया है उसको? इस मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन, मैं उसकी मोनेटाइजेशन की बात, जैसे प्राइवेटाइजेशन है। अभी एयर इंडिया सरकार ने बेच दी, तो अब तो बेच ही दी ना, प्राइवेटाइज कर दी, प्राइवेट हाथों में दे दी। अगर मान लो कल थोड़ी ना, 10 साल बाद टाटा थोड़ी वापस दे देगा भाई, वो उसमें मेहनत करेगा तो वो थोड़ी ऐसे वापस दे देगा, कोई भी नहीं देगा। कानून के हिसाब से ऐसे तो नहीं ले सकती सरकार, जब चाहे दे दिया जब चाहे ले लिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सरकार या कोई इकोनॉमिक इंटरफेरेंस करती है? सोचो भाई। सो मोनोपोली ना हो मार्केट में, उसके लिए मोनोपोली, हाँ वो एक काम कर, पर वो तो उसका बेसिक काम है, वो लेसेज फेरे में भी कहा गया है। वो ऐसा नहीं है नॉन इंटरफेरेंस में, वैसे नहीं, लेसेज फेरे में थोड़ा सा वेरिएशन है, पर स्टेट की एक जिम्मेदारी है मोनोपोली। मार्केट फेलियर्स को बचाना डेफिनेटली सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसमें कोई इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू नहीं करते हैं। मार्केट फेलियर तो ऑब्वियसली से करना ही करना है। अब फ्री मार्केट में जो इनइक्वालिटी, हाँ सर इनइक्वालिटी जो होती है टैक्सेस और सब्सिडीज में, उसको भी इक्वल करने में भी उसको शायद इंटरवीन करना पड़ता है गवर्नमेंट को। वो भी उसका रोल है, ये टैक्सेशन भी उसका एक फंडामेंटल फंक्शन है। टैक्सेशन, पुलिसिंग, डिफेंस, ये एक्सटर्नल अफेयर, ये सरकार के बेसिक फंक्शन है, ये तो उसे करने ही है।
ये तो करने ही करने हैं उसको, ये कोई और नहीं करेगा। सरकार क्या ऐसा कर रही है जो इकोनॉमी में है, परंतु वो चाहे तो करे चाहे ना करे। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट है, सरकार चाहे कहे कि नहीं जी हम नहीं बनाना चाह रहे पुल, ठीक है, हम नहीं बना रहे, सड़क बना दी हमने, अब देखो करो, ठीक है। तमाम तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो मार्जिन पर है, ठीक है, वो मार्जिन पर है कि उसकी क्या व्याख्या होनी चाहिए। क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से सरकार इसे बना रही है, सरकार के पास पैसा तो है नहीं, तो सरकार क्या करती है उस पैसे के लिए, वो लोन लेती है, कभी वर्ल्ड बैंक से लेती है, कभी किसी से लेती है, तो सरकार के पास पैसा जो है नेगेटिव में, वो कर्जदार बन रही है, हमारी इकोनॉमी कर्जदार बन रही है। तो ये क्यों करती है सरकार? भाई उसके पास पैसा नहीं है तो ना रोड बनाए, ना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। वैसे तो नहीं बना रही है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करूं तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूर हम मेहनत करते हैं, सोशल में नहीं करते हैं। पर अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सरकार ना करे तो वो उसका स्टेटेड रोल नहीं है। उसको करने का एक बड़ा कारण ये कीनीजियन थ्योरी है। कीनीजियन, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, इसका बड़ा कारण है कि हमें पैसा खर्चा करना चाहिए, एक्सपेंडिचर करना चाहिए। जब हम पैसा खर्चा करेंगे तो पैसा जो है मार्केट में जाएगा, जीडीपी मार्केट में जाएगी, जीडीपी मार्केट में पहुंचेगी, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो ओवरऑल जीडीपी, और जीडीपी से भाई ये इंजीनियर जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, वो क्या करेगा, उसको पैसा मिलेगा तो भैया गाड़ी खरीदते हैं। जब वो गाड़ी खरीदेगा, कार तो भाई दिवाली आ रही है, दिवाली पे गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदेगा तो उस गाड़ी से क्या होगा, वो गाड़ी से कार कंपनी को फायदा होगा, कार कंपनी को फायदा होगा तो कार कंपनी, मारुति कंपनी में 7,000 कर्मचारी काम करते हैं, इसको फायदा होगा। तो ये फिर फायदा होगा, ये किसी और चीज पर खर्चा करेंगे, घर के सामान पर या किसी और चीज पर खर्चा करेंगे, ये वापस खर्च करेंगे, एंड लाइक दिस हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ते जाएगा, ये जो पाई है ये बड़ा होने लग जाएगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा होता है, जो सरकार द्वारा जो किया जाता है, उसे करने का एक बेसिक तात्पर्य यही होता है कि हमारे को अपने जो इकोनॉमी है उसमें नए पैसे को पुश करना है, पैसे को लेकर आना है, अन्यथा जो व्यवस्था है, वो जो इकोनॉमी है वो वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो इन जो कीनीजियन इकोनॉमी है वो एक्सपेंडिचर की बात करती है कि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए। और अच्छा, यहाँ पर ये एक और चीज इससे रिलेटेड है थोड़ी सी, कि हम जो है फुल एम्प्लॉयमेंट की, भाई एक हद तक थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रहना चाहिए, तो यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हमारी है, एक सेकंड दीजिएगा, इन एक्सपेंडिचर की, खर्च करने की। अब खर्च करने का हमारा जो, इसीलिए आज के समय में वर्ल्ड बैंक है, ये सारे लोग हैं, ये ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट करते हैं कि भाई आप हमसे लोन लो, या अलग अलग तरह, जैसे प्राइवेटाइजेशन भी उसका एक हिस्सा है, कि आप पैसे को मार्केट में लेकर आओ, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और दूसरा तरीका है टैक्सेस को कम करना, टैक्स रेट घटाओ, एक्सपेंडिचर सरकार का बढ़ाओ। इससे क्या हो जाएगा, इससे लोगों पर पैसा बढ़ेगा और इकोनॉमी डेवलप करेगी। ये कीनीजियन इकोनॉमी है। इसके पिटफॉल्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? क्या इस कीनीजियन इकोनॉमी से एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है, वो टर्म आज हमें इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो क्या है? वो कीनीजियन। तो हम लोग जो ये स्टिमुलस देते रहते हैं, एक्सपेंशन करने की बात कर रहे हैं, तो जो इकोनॉमी का एक्सपेंशन इस एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ है। इस साल भी एक सवाल आया हुआ है, अगर ध्यान रहेगा तो मैं भेजूंगा, या आप लोग सेलेक्ट करके मुझे भेजिएगा कि कौन सा सवाल कीनीजियन इकोनॉमिक्स से आया था इस साल।
अब मुझे बताइए ये कीनीजियन इकोनॉमिक्स क्या क्या चैलेंजेस थ्रो करती है। इसकी कुछ और कहानियां भी हैं, वो भी मैं अगर आप कहेंगे तो मैं वो ऐड कर दूंगा, वो थोड़ी सी फ्लिप साइड ऑफ स्टोरी हो सकते हैं। कीनीजियन इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है जिसको हम मानते हैं वो है फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? Expenditure is more than revenue. वेल डन। हम जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं उससे कम हमें उससे हमें प्राप्ति जो हो रही है, हमें कुल पैसा जो आ रहा है वो कम है और जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है। अब ऐसे इससे क्या होता है, जब हमारा किसी आदमी का खर्च ज्यादा हो और उसकी आय कम हो तो क्या होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है उसको? सर लोन लेना पड़ता है। उसको लोन उधार लेना पड़ता है पैसा। तो जो उधार लिया जाता पैसा है उसी को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अगर हम मैंने ये बात कही ना कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो नए नए टर्म्स इस्तेमाल करते हैं सिंपल आसान चीजों को कहने के लिए। तो फिस्कल डेफिसिट जिसको हम हिंदी में बजटीय घाटा भी बोलते हैं शायद, ठीक है, वित्तीय घाटा, ठीक है, ये राजकोषीय घाटा नहीं, वो राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा बोलते हैं, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा क्या है कि राजकोष, हाँ, राजकोषीय घाटा वो है जिसमें कि हमारे राजकोष में पैसा कम आ रहा है, पैसा ज्यादा जा रहा है, इसके लिए हमें उधार लेना पड़ता है। क्योंकि डेफिसिट कहाँ से पूरा होगा भाई? आपको जिसको पैसा देना है उसको तो देना ही पड़ेगा। आपकी आमदनी 80 रुपया है, खर्च आप 100 रुपया कर रहे हैं, तो 20 रुपया आपको किसी और से लेके देना पड़ेगा, तभी तो 100 का 100 हो पाएगा। नहीं तो आप नेगेटिव में चले जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, डेटर बन जाएंगे, है ना। ऐसे आदमी बन जाएंगे जो पैसे अपनी लायबिलिटी को पूरी नहीं कर पाता है, तो ऐसे में तो मुश्किल हो जाएगी। तो आप 80 रुपए अपने और 20 रुपए किसी से मांग कर देंगे, और ये जो मांगा हुआ पैसा होता है ये फिस्कल डेफिसिट बन जाता है। और ये फिस्कल डेफिसिट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये भी अपने आप में चैलेंज है। तो सरकार को एक्सपेंडिचर तो करना है, पर फिस्कल डेफिसिट के लिए हमने क्या लगाया, FRBM एक्ट। सरकार ने बहुत पहले ही इस बात को रियलाइज कर लिया था कि भाई हम ये लोन लिए तो जा रहे हैं, ये देंगे कैसे? अगर एक लिमिट से एक आदमी के पास मान लीजिए उसकी 100 रुपए की टोटल आय है, उसके पास 5 रुपए का लोन है, तो वो दे सकता है। एक आदमी के पास 100 रुपए का आदमी और 1000 रुपए का लोन है, तब वो कैसे पे कर पाएगा? वो तो उसके चक्कर में ये 1000 रुपए की ब्याज ही पता चलेगी 100 रुपए की हो गई, तो जितनी उसकी कुल आमदनी है वो तो उसकी ब्याज में ही चली जाएगी, वो बाकी चीजें कैसे खर्च करेगा? अभी तो उसे प्रिंसिपल भी पे करना है। तो जो उधारी है, उधारी लेने में ठीक है, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि उधार लेना ठीक है, पर उधार लेने की एक सीमा होनी चाहिए, बजट को एक लिमिट के अंदर रखा जाना चाहिए। और इसी के लिए हमने एक फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट बनाया था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि भैया बजट जो फिस्कल डेफिसिट है इसको धीरे धीरे कम करना है, 2.1% पर लेकर आना है, और जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसे खत्म करना है। परंतु आज भी हमारे देश में वो फिस्कल डेफिसिट बना हुआ है और बढ़ा हुआ है, और उसके बारे में आज के समय में बात नहीं हो रही है, बट दैट इज अ सीरियस कंसर्न फॉर अवर इकोनॉमी। क्योंकि उधार ले लेके हमारे लिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो और डब्बे में चली जाएगी, ठीक है। तो ये इसका दूसरा पक्ष है जो है फिस्कल डेफिसिट का पक्ष कीनीशियन इकोनॉमी में। कीनीशियन इकोनॉमिक्स जो आइडिया है दैट्स नॉट बैड, बट देयर हैज टू बी अ रैशनैलिटी फॉर दिस। हमें इसको फिस्कल डेफिसिट के साथ बैलेंस करना है। तो ये हो गया कीनीशियन इकोनॉमिक्स एंड फिस्कल डेफिसिट।
हाँ, जैसे एक चीज और मैं फील करता हूँ कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होना चाहिए, पर इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके का हो सकता है, फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। कीनीजियन इकोनॉमिक्स में मेरा अपना ये व्यक्तिगत मत है, मेरा ऐसा मानना है कि भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी थोड़े से इंटरेस्टेड होते हैं। हमारे देश में हम लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा पैसा खर्चा करना चाहते हैं। क्यों? हाईवे ऐसे प्रोजेक्ट्स में सभी लोग इंटरेस्टेड हैं, और क्योंकि उसमें पॉलिटिशियंस के, नेताओं के जो हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी शामिल रहते हैं। कहीं फ्लाईओवर बनेगा तभी एमपी, एमएलए या जो भी विभाग या जो ऑफिसर है उसको कुछ फायदा होगा। अगर कुछ नहीं बनेगा, पैसा खर्चा नहीं होगा, जब पैसा खर्चा होगा तभी कहीं ना कहीं कुछ चीजें बन पाएंगी। हिसाब किताब जो बनते हैं, नेतागिरी के हिसाब किताब, वो हो सर वो पाएंगे। सिंबल ऑफ डेवलपमेंट दिखाया जाता है उसको। सिंबल ऑफ डेवलपमेंट से ज्यादा जो मुझे जो एक वो लगता है उसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे जो नेता लोग हैं वो पॉलिटिक्स एक विशेष उद्देश्य से ज्वाइन करते हैं। मैं उस विशेष उद्देश्य का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सबको पता है कि किस विशेष उद्देश्य से हमारे नेता लोग सेवा करने के लिए आते हैं क्या पॉलिटिक्स में? नो सर, एक नहीं, नो सर। 10-15 करोड़ रुपया एमपी के इलेक्शन में मैंने खर्च होते हुए देखा है। तो हमारे जो मतलब ऐसे यानी कि महानुभाव हैं जो इतना पैसा केवल 2 महीने में 10-10 करोड़ रुपए लोग खर्चा कर देते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। कितने बड़े महानुभाव हैं वो लोग, कितने सामाजिक जागरूक लोग हैं कि अपनी आमदनी का अपना पर्सनल 10 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं अब एमपी बनने के लिए। तो मतलब कितने सम्मानित लोग होने चाहिए, है सम्मानित? करप्टेड लोग हैं। हाँ, नो सर, नो सर। वो 10 करोड़ रुपया क्यों खर्च करते हैं? वो 10 करोड़ रुपया क्यों खर्चा करते हैं? इलेक्शन में 75 लाख रुपए की लिमिट है, पर मैं दावे से कहता हूँ कोई भी आदमी 5 करोड़ रुपया से खर्चा, जो जीतने वाला कैंडिडेट है, वो खर्च नहीं करता है। तो क्यों कोई आदमी 5 करोड़ रुपया खर्चा करता है? सर एक तो पब्लिसिटी रिटर्न के लिए। पॉपुलैरिटी भी इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉपुलैरिटी के लिए आदमी सोशल सर्विस कर सकता है। अगर इस 5 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए का वो कॉलेज बना देगा तो उसको पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। अगर हमारे हर साल इलेक्शन बेसिकली सर वो पावर के लिए करते हैं, पावर के लिए करते हैं, रिटर्न के लिए करते हैं। दिस इज द इन्वेस्टमेंट है ना? नहीं, वो सर अगर कार्ल मार्क्स के थ्योरी के हिसाब से चले तो सर बेसिकली तो देखा जाए तो 3 होते हैं ना सर सोसाइटी में, एक इमेज, पावर और इकोनॉमिकली पावर, मनी। मैं अभी तो बस भारत मनी होता के है। नेताओं की बात कर रहा हूँ, जो भारत के एमपी एमएलए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी मैं कार्ल मार्क्स तक नहीं जा रहा हूँ, अभी तो मैं बहुत सिंपल चीजों पर बात कर रहा हूँ। हमारे नेता क्यों हमारे नेता इलेक्शन में इतना पैसा खर्चा करते हैं? इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। हम लोग यूपीएससी के लिए भी एक सवाल है कि भाई जो ये एक्सेसिव खर्चा होता है इससे बहुत नुकसान। हॉर्स ट्रेडिंग भी करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा सीधे से, कोई भी देखो, जो भी आदमी पॉलिटिक्स में आता है वो अपने टारगेट लेकर आता है और वो अचीव भी करता है। अगर कोई 5 करोड़ रुपया खर्चा करता है तो 50 करोड़ रुपए का टारगेट लेके आता है। तो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, आमदनी का एक जरिया है, उसके लिए एक व्यापार है। हमें लग सकता है कि कुछ और है, ये कुछ भी नहीं है, ये एक व्यापार है, उसके लिए एक धंधा है कि मैं यहाँ जाऊंगा, इतना पैसा ये वो इन्वेस्ट कर रहा है। अगर उसकी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हुई, वो मिनिस्टर बना, तो वो इतना पैसा आराम से बना लेगा, ऐसी उसकी कैलकुलेशन होती है और वो बना भी लेता है। तो ये जो है लोगों का उद्देश्य इतना, क्योंकि मैं ऐसे महसूस करता हूँ इतना पैसा इलेक्शन में खर्चा होता है, इतना पैसा स्कूल कॉलेज में बनाने में लगा दिया जाए, 5 करोड़ रुपए में कम से कम 5 कॉलेज खड़े हो जाएंगे और एक पैसे के बिना वो कॉलेज चलाए जा सकते होंगे, पर वो नहीं बनाए जाते। हमारे देश में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये खर्चा होता है। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कितनी एमएलए की, 4000 से ज्यादा एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हर एमएलए ये करे कि नहीं, मैं अपने पैसे को इलेक्शन में ना खर्च करके एक स्कूल कॉलेज बनाऊंगा, तो मुझे लगता है भारत में इतने स्कूल कॉलेज बन जाएंगे जिनकी संभाल नहीं होगी। हर साल जो है 10 हजार कॉलेज स्कूल खड़े हो सकते हैं इस पैसे से।
पर क्योंकि वो फोकस नहीं है, हम कहें पॉपुलैरिटी उनके लिए कोई उद्देश्य नहीं है। पॉपुलैरिटी एक साइड वो है, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ कंप्लीट बिजनेस। तो उस बिजनेस के लिए वो काम करते हैं। और इसी कंटेक्स्ट में कीनीजियन इकोनॉमिक्स को भी हम भारत में इस्तेमाल करते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा तो करते हैं, पर हमारी प्रायोरिटी होती है कि फ्लाईओवर बनाए जाएं, ऐसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाए जाएं, क्योंकि उनमें कट मिलना बहुत आसान होता है। उनमें सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्टर, ज्यादातर बार कॉन्ट्रैक्टर भी हमारे नेता लोग वो लोग ही होते हैं या उनकी अपने आदमी होते हैं जो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को चलाते हैं, जितने भी ये प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसकी बजाय हमारा जो खर्चा है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं होता है। अगर भारत अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, उन पर खर्चा नहीं करते हैं एट द सेम टाइम। फ्लाईओवर्स आप देखिए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में खूब सारे फ्लाईओवर्स बन रहे होंगे, हर जगह बन रहे होंगे, परंतु अगर आप ये कहेंगे कि भाई हमारे क्षेत्र में स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, तो आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं बनते स्कूल कॉलेज में, क्यों नहीं ये लोग खर्चा करते पैसा? वो क्योंकि वहां पर कट नहीं मिलते। वैसे एक्चुअली स्कूल कॉलेज में भाई स्कूल की बिल्डिंग बनाने में थोड़ा बहुत कट मिल जाएगा, पर उसके बाद अगर आपने टीचर अपॉइंट कर दिया, वो तो अपनी फीस, अपनी जो सैलरी है उतनी मांगेगा, आप उससे ज्यादा निकाल नहीं सकते। मान लीजिए आपने 10 टीचर रखे और सबको 1-1 लाख रुपया सैलरी देते हैं, तो 10 लाख रुपया दिया जाएगा और वो उनको बढ़ जाएगा, तो उसमें कट मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये हमारे मतलब मेरी अपनी समझ से एक फ्लिप साइड है कीनीजियन इकोनॉमिक्स का, जो भारत में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अगर हमें खर्च करना है, वी शुड स्पेंड मनी कीनीजियन इकोनॉमिक्स के हिसाब से। आई फुल्ली एग्री कि यस, मनी शुड बी एक्सपेंडेड, हमें यहाँ खर्चा करना चाहिए, बट वी शुड स्पेंड मोर मनी टुवर्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ऐसा होगा तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा आगे के स्तर पर जा सकती है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और कल हम कुछ और जो टॉपिक्स हैं ये डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दूंगा, शाम तक ही कर पाऊंगा, अभी नहीं करूंगा, ठीक है? तो सर ग्रुप में भेज दीजिए, पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ और चीजें हैं, ये सब आपको पढ़ना होगा। सर ग्रुप में भेज। ओके, गुड डे सर। पढ़ाने में आसान रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, इसी को हम आगे टेकअप करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a nice day. Have a nice day, sir.